हेलो एवरीवन, क्या आप लोग को मेरी वॉइस यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर है? इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से आप लोग को क्लियर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्लियर है। कई सारे स्टूडेंट्स ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया है और भी स्टूडेंट्स का हम लोग वेट कर लेते हैं और हमारी जो आज की क्लास है मशीन लर्निंग की डे नंबर 6 की क्लास, उसको आज जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बता दीजिए कि क्या आप लोग को मेरी वॉइस, इंटरनेट कनेक्टिविटी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है, तो हम लोग आज की जो क्लास है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग की डे नंबर 6 की क्लास। और आज हम लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा ईडीए का टॉपिक, जिसका फुल फॉर्म है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हम लोग क्या है मशीन लर्निंग के अंदर या डेटा साइंस के अंदर कभी भी काम करते हैं तो हम लोग ना ईडीए पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। ठीक है, पहला टाइम तो हम लोग किस पे देते हैं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ठीक है, अच्छी तरीके से थिंक करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे डेटा को गैदर करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं पहले प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या हम लोगों ने देखा हुआ है। डे नंबर 1 और डे नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने काफी थ्योरी वाले पॉइंट्स को देखे थे, मशीन लर्निंग के टाइप्स देखे थे। ठीक है, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड क्या होता है, इसमें काफी बेसिक्स हम लोगों ने काफी सारी चीजों पे डिस्कस किया था। अब हम लोग डे नंबर 3 से स्टार्ट किए थे कि भाई जो हमारी मशीन लर्निंग की जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग फ्रेम करते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहला पार्ट डेटा गैदरिंग को कैसे करते हैं। डे नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था CSV, JSON और SQL फाइल को हम लोग कैसे जो है डेटा उससे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद डे नंबर 4 में हम लोगों ने API के थ्रू कैसे डेटा फ्रेम करते हैं, मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम करते हैं, काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था। और डे नंबर 5 में हमारा ये टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने देखा था कि वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को गैदर करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डे नंबर 6, और डे नंबर 6 में हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हमारा ईडीए। अब ईडीए के जो टाइप्स होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग काफी यहाँ पे टाइम देंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईडीए, जिसमें पहला जो हमारा टाइप है ईडीए का, जो पहला जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा यूनिवेरिएट एनालिसिस। इसके बारे में काफी डिटेल में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर हम लोग देखेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस, फिर हम लोग देखेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस। और उसके साथ ही साथ आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं अपने डेटा को। सबसे पहले डेटा को तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब डेटा को अंडरस्टैंड करने का स्टेप आता है और डेटा को एनालिसिस करने का स्टेप आता है। तो आज उस स्टेप की तरफ हम लोग जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग यहां से अपने डेटा साइंस के धीरे धीरे उस पार्ट में, मशीन लर्निंग के उस पार्ट में एंटर करना स्टार्ट करेंगे जहां पर आपका मशीन लर्निंग के कई सारे एडवांस टॉपिक्स जो है आप यहां पे सीखते जाएंगे। जैसे कि ईडीए के बाद हम लोग फीचर इंजीनियरिंग वाले जो टॉपिक्स है उसको भी यहां पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा कोडिंग के साथ एक डेटा पे ईडीए अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर मैं हमारा जो नोट्स है उसको यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर लेता हूं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार क्लियर लिख दीजिए जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो चुके हैं, और आज की क्लास जो है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे एक बार बता जरूर दीजिए कि सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग की जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग का यहाँ पे क्लियर जो है मैसेज आ चुका है, क्योंकि एक बार मैं जब लाइव हो जाता हूं तो मैं यहाँ पर देख नहीं पाता हूं, तो आप लोग के थ्रू ही मुझे पता चलता है। दूसरी चीजें ये है कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आते हैं, जिसका हमारी टीम जो है रिप्लाई करने की कोशिश करती है। तो आप लोग को यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाना है, जिससे कि आपको सारे के सारे नेक्स्ट क्लासेस के अपडेट मिलते रहे। डे नंबर 7, 8, 9, 10 जितनी भी क्लासेस अभी आगे होने वाली है वो कब किस टाइम में होने वाली है, जिससे कि आप लोग लाइव में मेरे साथ जो है 2 वे कम्युनिकेट भी कर पाओ। राइट? तो चलिए हम लोग ईडीए जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईडीए क्या होता है, एक नॉर्मल सा एक डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं एकदम आसान भाषा में आपको ईडीए समझाऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रही है, 2 बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको अभी रीड करके बता रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग एक आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, फिर एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो आपको ना यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन का जो सेकंड पैराग्राफ है इसको भी हम लोग देख लेते हैं पहले। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा लेकिन पढ़ लेते हैं। ईडीए इज एन अप्रोच टू एनालाइज डेटा सेट टू समराइज देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक, ऑफ्टन द विजुअल मेथड्स। ठीक है, ये लाइन पे आप देखिए, जिस लाइन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, समराइज मेन कैरेक्टरिस्टिक विजुअल मेथड्स। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग ऑफ
ML algorithm, machine learning algorithm in the data, we need to understand the data which are going to follow. Without data understanding, there will be the positive of machine learning model failure. देखो क्या है कि जब भी हम लोग ईडीए को यूज क्यों करते हैं, उस चीज के लिए यूज करते हैं जहां पे हम लोग ना डेटा सेट से कुछ समराइज जो है ना, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। किसके थ्रू? विजुअल मेथड्स के थ्रू एनालाइज करना है डेटा को। ठीक है, डेटा क्या है? डेटा तो बहुत बड़े पार्ट में एक समुद्र की तरह हो गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को वहां पे क्या करना है? इतना बड़ा डेटा है, ठीक है, इस डेटा में से क्या करना है? विजुअलाइजेशन करना है। जैसे कि मेरे को बार बनाना है, ठीक है, कि इतना परसेंटेज यहाँ पे इसका है, इतना परसेंटेज यहाँ पे इसका है। ठीक है, मेरे को मान लीजिए कोई कॉलम टेबल बनाना है इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से क्या करता हूं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक निकालता हूं और कुछ विजुअल मेथड्स निकालता हूं ईडीए के अंदर। ठीक है, ये लाइन आप लोगों को क्लियर हुई? बिफोर अप्लाइंग एन एमएल एल्गोरिथम इन द डेटा, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा। ठीक है, आपको पता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में क्या होता है? यदि आप यहाँ पे गार्बेज डालोगे, पहले भी क्लास में हम लोग डिस्कस किए, तो आपको क्या मिलेगा? गार्बेज आउटपुट ही मिलेगा। आप यहाँ से कचरा डालोगे तो कचरा ही आपको प्रिडिक्टिव मॉडल मिलेगा। तो कभी भी मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर कभी भी डेटा को हम लोग को देना है, तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को अंडरस्टैंड करना है डेटा को। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे बिफोर अप्लाइंग ऑफ एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन द डेटा, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा। डेटा को समझना पड़ेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा। यही काम होता है ईडीए के अंदर। क्लियर हुआ यहां तक? आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है विदाउट डेटा अंडरस्टैंडिंग देयर विल बी ए पॉजिटिव ऑफ एमएल मॉडल फेलियर। बिना डेटा के तो एमएल मॉडल चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा इज नथिंग बट इज ए ईडीए। डेटा को अंडरस्टैंड करना ही एक ईडीए कहलाता है। आसान भाषा में समझिए, एकदम कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है डेटा को अंडरस्टैंड करना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग वही चीज करने वाले हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड द डेटा। ठीक है, पहले तो हमको इस पे पूरा टाइम देना है, उसके बाद हम लोग यूनिवेरिएंट एनालिसिस पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइवेरिएंट मल्टीवेरिएंट को भी काफी डिटेल में देखेंगे। तो ईडीए में काफी अच्छी खासी लंबी क्लासेस आपको देने वाला हूं। तो हम लोग को लेकिन अपने कोर ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल भी हटना नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव यही है, हाउ वी अंडरस्टैंड द डेटा। ठीक है, तो ईडीए आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सेकंड पैराग्राफ की जो हमारी डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट ऑलवेज बेटर, एक मिनट, यहाँ पे पेन जो है इसको हाईलाइट कर लेता हूं, इस पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इट ऑलवेज बेटर टू एक्सप्लोर ईच डेटा सेट यूजिंग मल्टीपल ईडीए टेक्निक्स कंपेयर टू द रिजल्ट। वंस द डेटा सेट इज फुली अंडरस्टूड, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट डेटा साइंटिस्ट विल हैव गो बैक टू द डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग फेजेस। देखो क्या है कि जब तक आप डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हो, डेटा को जो कलेक्ट करना रहता है, क्लीनिंग करना रहता है, तभी आप कर सकते हो। मतलब कि इसको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बोलते हैं। ठीक है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हो आप किसके अकॉर्डिंग? अभी तो आपने डेटा कलेक्ट किया है, डेटा को क्लीन नहीं किया है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? एक बार मैं यहाँ पे ना कुछ डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाता हूं। ठीक है, देखिए, एक मिनट, ये पेन थोड़ा सा ट्रबल कर रही है, तो हम लोग ना अपने नोट पैड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ? डेटा को मैंने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, डेटा को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, पहला काम हमने ये कर लिया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? अब सेकंड जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ईडीए कर रहे हैं, मतलब कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। क्या कर रहे हैं? डेटा को, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई डेटा किस तरीके का है। अब इस डेटा को क्या करेंगे? जब हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे? डेटा को क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर देने के पहले डेटा को, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा को ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं। डेटा को ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं, मतलब कि जो मुझे नीड है, जिस चीज की मुझे नीड है उस चीज को मैं रखूंगा, जिस चीज की मुझे नीड नहीं है उस चीज को मैं यहां से हटा दूंगा और उसी चीज को मैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर एज ए इनपुट दूंगा। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई है? तो हम लोग यहाँ पे वही चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोग केवल डिस्कस क्या कर रहे हैं अपने, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाए। बुक की जो लैंग्वेज है, बुक की जो डेफिनेशन है, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, टू बैक द डेटा कलेक्शन एंड द क्लीनिंग फेज इन ऑर्डर टू द ट्रांसफॉर्म द डेटा सेट अकॉर्डिंग टू द डिजायर बिजनेस आउटकम्स। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो डिजायर आउटकम्स है, जो हम लोग चाहते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमको निकाल के दे, वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना है। द गोल ऑफ दिस स्टेप is to become confident that data set is ready to be used in the machine learning algorithm। हम लोग को ईडीए के बाद ना जो स्टेप जो होता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के बाद, हम लोग को पूरा क्लियर हो जाता है। हम लोग को ऐसे कॉन्फिडेंट, यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि भाई हमने एनालिसिस कर लिया, डेटा को क्लीन कर लिया, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब हम लोग पूरी तरीके से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में हम लोग अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन गोल
तक पहुंचने का ये प्रोसेस है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा लोग इंटरव्यू में ईडीए को जांचने के लिए ये चीज पूछते हैं। पहली चीज कि भाई ईडीए क्या होता है वो तो आप बता देंगे, ठीक है। इसके बाद अब जो डेटा को एनालिसिस करना है, ठीक है, बोलने का मतलब ये डेटा एनालिसिस का भी पार्ट है ईडीए और हमारे डेटा साइंस का भी पार्ट है, ठीक है। अब जो हमारा ईडीए है उसमें आपके कितने टाइप के ईडीए होते हैं, कोई भी आपके इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको वहां पे अच्छी तरीके से बताना है टोटल ईडीए ये होता है। आपने जो भी समझा उसको आपको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको बताना है मेनली 3 टाइप के ईडीए के यहाँ पे एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कौन सा, यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है, यूनिवेरिएट एनालिसिस, यूनिवर्सल नहीं यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। सेकंड होता है हमारा बाइवेरिएट एनालिसिस, ठीक है, और थर्ड होता है हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट। तो ये क्या होता है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो आपका ये देखिए, यही मैं आपको जो डायग्राम है वो ही बताना चाह रहा था, ठीक है, जो भी मैं लिख के वहां पर आपको दिखा रहा था कि आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, पहला स्टेप मतलब डेटा गैदरिंग जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा। फिर अभी हम लोग किस जगह में है, ईडीए में है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड, फिर डेटा को प्रिपेयर करेंगे हम लोग, और अभी नेक्स्ट टॉपिक डेटा प्रिपेयर के बाद क्या टॉपिक होने वाला है, फीचर इंजीनियरिंग होने वाला है। हम लोग इसी तरीके से बढ़ रहे हैं ना, जैसे एक मशीन लर्निंग मॉडल चलता है, फिर हम लोग मॉडल बिल्डिंग सीखेंगे, मॉडल इवोल्यूशन सीखेंगे, मशीन लर्निंग के कई सारे एल्गोरिथम सीखेंगे, फिर मॉडल को डिप्लॉय कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पूरे स्टेप वाइज हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर भी हो गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। देखिए अब क्या है, 3 तरह के जो डेटा एनालिसिस के प्रोसेस है वो क्या क्या होते हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ना एकदम आसान भाषा में ये बताऊंगा, बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूलोगे। बुक की लैंग्वेज में कोई भी चीज जो है यहाँ पर रटना नहीं है, कोई भी चीज मगअप नहीं करना है, केवल और केवल यहाँ पर आपको उसको चीज को समझते हुए चलना है, ठीक है। देखिए क्या होता है इन तीनों में, जो फर्स्ट जो होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट डिटेल टाइम यहाँ पे देने वाले हैं, फिर हम लोग बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट भी देखेंगे। यूनिवेरिएट एनालिसिस डेफिनेशन क्या बोलती है, यूनिवेरिएट ईडीए इन्वॉल्व्स लुकिंग एट ए सिंगल वेरिएबल एट ए टाइम, ठीक है, सिंगल वेरिएबल नोट करिएगा, ठीक है। यूनिवेरिएट ईडीए कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफाई एनी आउटलायर्स, ठीक है, ये चीज आपने अभी पढ़ा। बाइवेरिएट क्या बोलता है, बस छोटा छोटा सा यहां पे डिफरेंस है, ठीक है। बाइवेरिएट ईडीए इन्वॉल्व्स लुकिंग द 2 वेरिएबल्स at a time. Bivariate EDA can help you understand the relationship between 2 variables and identify any patterns that might exist, ठीक है। 2 चीज हमने यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल वेरिएबल, यहाँ लिखा हुआ है 2 वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी, जो यूनिवेरिएट में और बाइवेरिएट में, ठीक है। मल्टीवेरिएट लिख लेते हैं। मल्टीवेरिएट ईडीए इन्वॉल्व्स लुकिंग द 3 और मोर वेरिएबल्स, ये बात कर रहा है 3 और 3 से ज्यादा के वेरिएबल की एट ए टाइम। तो मल्टीवेरिएट ईडीए कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन several variables and identify any complex pattern or outliers that might exist। समझिए अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसको मैं आपको पहले यहाँ पे समझाता हूं क्या होता है ये तीनों। पहले तो इसके शब्द को देखो, ठीक है, वर्ड को देखो, यूनिवेरिएट, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, ठीक है, वेरिएट तो सब में सेम है, फिर वो लिखा हुआ है मल्टी। तो ये वेरिएट क्या है, ये वेरिएट है आपका वेरिएबल, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे वेरिएबल, आपको दिख रहा है ये वेरिएबल लिखा है यहाँ पे 2 वेरिएबल, यहाँ सिंगल वेरिएबल। तो ये बात किस तरीके से हो रही है, ये इस तरीके से हो रही है, मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कोई डेटा है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते हैं एक टुक डेटा, है ना, कुछ उसमें कॉलम्स हैं, मान लीजिए इस तरीके के कितने यहाँ पे कॉलम्स हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 12 कॉलम्स हैं, ठीक है, इसको नंबरिंग भी दे देते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया मेरा सेकंड, ये हो गया मेरा थर्ड, और ये हो गया मेरा यहाँ पे जाके 12th नंबर का कॉलम। ऐसे मेरे मान लीजिए 12 कॉलम्स हैं। इस कॉलम को यदि मैं वेरिएबल बोलूं, अभी कॉलम को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यूनिवेरिएट की, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूनिवेरिएट इन्वॉल्व्स सच ए सिंगल वेरिएबल एट ए टाइम, मतलब मैं यदि केवल एक ही वेरिएबल पे, एक ही कॉलम पे काम करूंगा, ठीक है, मतलब एक ही कॉलम का क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा, उसका जो डेटा है उसको एनालिसिस करूंगा केवल एक कॉलम में, ठीक है, तो मैं क्या कर पाऊंगा, यूनिवेरिएट ईडीए कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफाई एनी आउटलायर्स, ठीक है। हम लोग एक वेरिएबल पे जब काम करते हैं, केवल सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं एक ही टाइम में, तो हम लोग उस तरीके के डेटा एनालिसिस को क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस कहते हैं। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझते हुए चलना, और कभी भी आपसे इंटरव्यूअर ये चीज पूछे तो आप इसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करिए कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है।
ये होता है बात यूनिवेरिएट का। अब हम लोग देखते हैं भाई बाइवेरिएट क्या बोलता है। बाइवेरिएट लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स टेक इट टू वेरिएबल्स एट ए टाइम। तो क्या है, एक साथ दो वेरिएबल पे हम लोग काम करते हैं, मतलब दो कॉलम पे मान लीजिए हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, दो कॉलम के डेटा पे एक साथ काम कर रहे हैं, ये क्या होगा हमारा बाइवेरिएट ईडीए होगा, ठीक है। बाइवेरिएट ईडीए कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब हम लोग दोनों कॉलम के बीच में देखना चाहेंगे, आइडेंटिफाई करना कर पाएंगे कि क्या कोई पैटर्न है, क्या क्या कोई रिलेशन है क्या इन दोनों के बीच। हम लोग को ये ऑब्जेक्टिव होता है बाइवेरिएट ईडीए के अंदर, मतलब हम लोग दो वेरिएबल्स के साथ, दो कॉलम्स के साथ यहां पर एक साथ काम करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब दो से ज्यादा मेरे को करना रहेगा, 3 4 5 जो भी मल्टीपल वेरिएबल्स पे काम करना रहेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मल्टीवेरिएट कहेंगे, ठीक है। तो आपको तीनों चीज क्लियर हो गई। तो आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिटेल टाइम देने वाले हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस पे, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे टाइम देने वाले हैं, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई ईडीए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब कि आप बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपको डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करना है, डेटा को कैसे एनालिसिस करना है, वो हमको सीखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट पे भी पूरा डिटेल टाइम देंगे। तो आज की क्लास हमारी जो फोकस्ड होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट की हम लोग को डेटा को कैसे एनालिसिस करना है, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस को। तो चलिए हम लोग कोडिंग पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। अब यूनिवेरिएट एनालिसिस के मेनली दो टाइप होते हैं, और मैं आपको एकदम सच बात बोलूं ना कि कोई भी आपको किसी भी टाइप पूछ रहा है, ठीक है, तो आपके पास ना दो तरह के ही डेटा होते हैं। पहला डेटा होगा आपका न्यूमेरिक डेटा, दूसरा होगा आपका कैटेगोरिकल डेटा। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं किसी जिम की, ठीक है, किसी जिम के डेटा सेट की बात करता हूं, ठीक है। यहां पे क्या है कि यहां पे ना एक जिम है, ठीक है, यहां पर आपका एज होगा, ठीक है, आपका हाइट होगा, ठीक। एज क्या होती है, नंबर में होती है 23 ईयर्स, हाइट आपका 5.6 है, ठीक है। आपका मान लीजिए यहां पर वेट होगा, ठीक है, आपका वेट मान लीजिए 65 kg है। ये क्या होगा डेटा, ये डेटा हो गया आपका न्यूमेरिक डेटा, ठीक है, इसमें क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल इसको बोलेंगे हम लोग, बात क्लियर हुआ। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल किसको बोलेंगे कि भाई आपका यहाँ पे क्या है, नेम होगा, ठीक है। तो नेम नंबर्स पे तो नहीं होगा, नेम जो होगा XYZ कुछ भी आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम निशांत है तो यहाँ पे मेरा नेम निशांत होगा। ये किस तरीके का डेटा होगा, कैटेगोरिकल जो है वेरिएबल के अंदर आएगा, ठीक है। न्यूमेरिक के अंदर क्या आएगा, आपका नंबर्स बस आएगा। जैसे आपके कॉलेज का है डेटा, मान लीजिए आपका ब्रांच हो गया, ये सब चीजें हो गई, आपके कैटेगरिकल डेटा के अंदर आएगा। आपका परसेंटेज हो गया, आपका अटेंडेंस हो गया, आपका जो आपका मान लीजिए मार्क्स हो गया, ठीक है। ये सब चीज आपका न्यूमेरिकल वेरिएबल के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग को न्यूमेरिक नंबर कैसे एनालिसिस करके दिखाना होता है, मान लीजिए मैं काउंट प्लॉट लूंगा, मैं हिस्टोग्राम लूंगा, इस तरीके के अलग अलग जो होते हैं हमारे एनालिसिस होते हैं, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ना इस चीज को कोडिंग के थ्रू देखते हैं। और बाइवेरिएंट एनालिसिस में भी यही होता है, न्यूमेरिक कैटेगोरिकल, और न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल एक साथ भी होता है, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं हम लोग, दो कॉलम्स में एक साथ काम करते हैं। तो वहां पे न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल डेटा दोनों को क्या करना पड़ता है, दोनों को एक साथ यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है। इस तरीके के एनालिसिस को क्या बोलते हैं, बाइवेरिएट बोलते हैं। अब आपको एक ही पे काम करना है तो या तो न्यूमेरिक होगा, ये आपका कौन सा होगा, यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा होगा। मल्टीवेरिएट के अंदर जो है आपको मल्टीपल जो कॉलम्स है उसके साथ यहाँ पे काम करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ना आपको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूं और एक डेटा सेट मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ये डेटा सेट का लिंक है, कैगल का डेटा सेट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और मैंने क्या किया है, अपना हमारा जो गिटहब का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जाके भी आपको जो है ये डेटा सेट मिल जाएगा, जिस डेटा सेट में अभी हम लोग काम करने वाले हैं। और जो क्लास के बाद में मैं आपको एक डेटा सेट और भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये डेटा सेट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, जो आपका प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ठीक है। इस डेटा सेट में तो मैं अभी काम करूंगा ही करूंगा, उसके साथ ही साथ आप लोग को मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट भी दूंगा, कि जो लोग मेरे क्लास के बाद यहाँ पे और भी, ये देखिए यहाँ पे रिकमेंडेड डेटा सेट फॉर प्रैक्टिस करके यहाँ पर एक और डेटा सेट है, ठीक है। ये जो डेटा सेट है वो फ्लाइट के पैसेंजर्स का डेटा सेट है, तो इस पे आप जो है अपनी तरफ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मेरे क्लास के बाद। तो अभी हम लोग जिस डेटा सेट पे काम करेंगे इसका लिंक मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ये जो है मैंने 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग का यहाँ पे गिटहब में यहाँ पर ये डेटा सेट जो है यहाँ पे डाल दिया है, देखिए ये मैं
सॉरी फोल्डर बनाते जा रहा हूँ। डे नंबर 6 है ये, यहाँ पर मेरा डेटा सेट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरा डे नंबर 0 पे मैं सिलेबस भी अपडेट करते जाऊंगा, ठीक है। आप लोग में से कुछ लोग का कमेंट आया था कि सिलेबस भी अपडेट करते जाइए साथ साथ, तो वहां पे मैं सिलेबस भी अपडेट कर दूंगा। तो ये जो डेटा सेट है ना, ये डेटा सेट बहुत ज्यादा फेमस डेटा सेट है कैगल के अंदर। वो है टाइटैनिक का डेटा सेट। टाइटैनिक आप जानते होंगे, शिप जो हमारी थी अनफॉर्चुनेटली जो डूब गई थी, ठीक है, जिसमें सर्वाइवल बहुत लोगों ने किया था और बहुत लोग वहां पे डूब भी गए थे, ठीक है। तो ये टाइटैनिक का डेटा सेट है जिसमें जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, उसका डेटा सेट को हम लोग एनालिसिस करेंगे। बहुत अच्छा डेटा सेट है, बहुत फेमस डेटा सेट है। जब मैंने भी पढ़ा था ईडीए, तब मैंने इस डेटा सेट में काम किया था। फिर इस डेटा सेट में भी मैंने ईडीए का काम किया हुआ है। ये है आपका फ्लाइट के पैसेंजर्स का डेटा सेट। तो आप किसी भी डेटा सेट में काम कर सकते हो, दोनों ही डेटा सेट बहुत अच्छे डेटा सेट है, ठीक है। तो ये डेटा सेट मैंने आपके गिटहब के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया है और यही डेटा सेट मैंने आपको जो है यहाँ पे लिंक भी दे दिया है, ठीक है, कैगल का। तो चलिए हम लोग जुपिटर नोटबुक के अंदर अपनी फाइल बनाते हैं और आज की जो क्लास है उसकी जो कोडिंग है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हुए समझते हैं। देखिए मैंने डे नंबर 6 का यहाँ पे बना लिया है और हम लोग यहाँ पे जाके नया जो फाइल है डे नंबर 6 का जुपिटर नोटबुक के अंदर उससे बना लेते हैं और आज का जो कोडिंग वाला सेक्शन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ना मैं आपको डायरेक्ट ना लेके नहीं जाऊंगा यूनिवेरिएट एनालिसिस पे। पहले मैं आपको ना कुछ स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, कि कभी भी आपको कोई डेटा सेट मिलता है, ठीक है, ये हैबिट में डालो, कभी भी कोई आपको डेटा सेट मिलता है तो आप क्या करोगे, उसको खुद ब खुद कुछ कमांड्स में आपको बता देता हूं, ठीक है, खुद ब खुद आप उसको क्या करोगे, जाके पहले एनालिसिस करके देखोगे कि उस डेटा सेट का साइज क्या है, डेटा सेट का जो विजुअलाइजेशन है, डेटा दिखता कैसा है, ठीक है, डेटा में कितने ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, कितने वेरिएट्स हैं, कोई मिसिंग वैल्यू है क्या डेटा में, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का है, ठीक है, आइडेंटिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू है क्या, ठीक है। इस तरीके का जो चीजें है ना, इसको पहले आपको एक बार डेटा सेट को जो है यहाँ पर देखना ही चाहिए। हमेशा हर किसी की हैबिट यही होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं आपको कि जो टाइटैनिक का जो डेटा सेट है इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं डे नंबर 6, ठीक है, इसको यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे अपना हेडिंग जो आज की क्लास का वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ यहाँ पे करते जाइए सारी की सारी कोडिंग को। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ना अभी यूनिवेरिएंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। यूनिवेरिएंट के पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, वो ये चीज है कि हाउ वी अंडरस्टैंड द डेटा, हम लोग डेटा को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं टाइटैनिक का ये डेटा सेट जो है वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ आप लोग भी जो है यहाँ पर करते जाइएगा मेरे साथ कोडिंग। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। अब देखिए मैं ना यहाँ पे जाके हमारा जो डेटा सेट है उसको ना सबसे पहले ओपन कर लेता हूं। तो आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो डेटा सेट है इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, जो हमारी CSV एक्सेल फाइल है। डेटा सेट आपको कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गिटहब में डे नंबर 6 के अंदर डाल दिया है। ये टाइटैनिक का डेटा आप वहां से डाल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कैगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको मैंने PDF में भी प्रोवाइड कर दिया इसका डेटा सेट का लिंक, आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये है आपका गिटहब का लिंक। डेटा सेट के लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, दोनों ही डेटा सेट आपको मिल जाएगा। ये है मेरा गिटहब का लिंक, ठीक है। जो लोग हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में नहीं जा पाते हैं, डायरेक्ट गिटहब में जाके डेटा सेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो यूट्यूब में देखते हैं। और जो लोग हमारे क्लास के बाद जो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जाते हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये जो नोट्स है वो भी डाल दिया है। नोट्स के अंदर जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिलेगा। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जाकर आप 100 डेज ऑफ डेटा साइंस की फ्री आपको वहां पर जो है क्लास, जो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, फ्री कोर्स मिलेगा। एक हमारा जो फ्री कोर्स है 100 डेज ऑफ डेटा साइंस का, उसको आप जाके एनरोल कर लीजिएगा। सारे के सारे नोट्स में डे वाइज अपडेट करते जा रहा हूं। नोट्स का जो PDF है आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। गिटहब का जो डेटा का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ना जो हमारा डेटा सेट है जिसको हम लोगों ने ओपन किया है उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका जो कोडिंग वाला पार्ट है, डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, जाएगा हमारी फाइल खोलेगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि ऊपर में कितने कॉलम्स हैं। एक ये छोटा ही डेटा सेट है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम्स हैं यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, छोटा ही डेटा सेट इसलिए मैं बोल रहा हूं। रो देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे काउंटर के थ्रू नहीं, डायरेक्ट नीचे जाके देखते हैं, है ना। तो रो लगभग लगभग यहाँ पे मेरे पास 891, ठीक है, मतलब 892 यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे 892 शो हो रही है, लेकिन 891 है क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो लगभग लगभग 890 के आसपास मेरे पास यहाँ पे रोज है और 12 यहाँ पे कॉलम्स हैं। ये मेरा डेटा है। अब मैं इसमें आपको बोलूं कि ये जो डेटा सेट है ना, इसमें क्या कोई डुप्लीकेट रो है क्या, मतलब फर्स्ट रो और 10th नंबर रो क्या डुप्लीकेट है क्या, तो आप ऐसे एक एक जाके तो नहीं देखोगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बोलूं कि देखिए एज वाला जो सेक्शन है ना, इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, ठीक है। यहां पे देखिए इसकी एज नहीं है, यहां पर भी इसकी एज नहीं है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ये भी चीज मैं ऐसे तो एकदम से देख नहीं पाऊंगा, इसके लिए मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा डेटा का। और दूसरा चीज सबसे पहले ना, डेटा में ये चीज देख लेना चाहिए कि कभी भी मेरे को डेटा मिलता है, मेरे पास ऊपर कौन कौन से कॉलम है, तो मेरे को पता है कि टाइटैनिक का डेटा सेट है, जो शिप हमारी टाइटैनिक जा रही थी उसका डेटा सेट है, तो इसमें लिखा हुआ है पैसेंजर्स, ठीक है। ये पैसेंजर का क्या आईडी है, कितने लोग सरवाइव किए। अनफॉर्चुनेटली टाइटैनिक के अंदर हम लोग को पता है कि टाइटैनिक क्रैश हो गया था, ठीक है, वाटर में, एक सी में जो भी है क्रैश हो गया था, ठीक है। तो उसमें से कितने लोग सरवाइव कर पाए, मतलब कितने लोग बचे। अब यहाँ पैसेंजर के आगे 0 लिखा हुआ है, कुछ पैसेंजर के आगे 1 लिखा हुआ है, 0101 आपको यहाँ दिख रहा है। 0 मतलब कि वो पैसेंजर जो है नहीं बच पाए, और 1 नंबर जो है वो जो सरवाइव कर पाए और जो है बच पाए, तो यहाँ पे सरवाइव वाला कॉलम है, ठीक है। इसी तरीके से डेटा को पहले एनालिसिस करना है, नॉर्मल कोड लिखने से पहले। पी क्लास मतलब कि पैसेंजर की क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास पैसेंजर, कितने लोग फर्स्ट क्लास में बैठे थे, कितने लोग सेकंड क्लास में बैठे थे और कितने लोग थर्ड क्लास में बैठे थे। अब मेरे से कोई बोले कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर कौन से क्लास वाले की डेथ हुई है, मैं तुरंत क्या करूंगा, रिलेट कर लूंगा, सर्वाइव को और पी क्लास को रिलेट करूंगा और बता दूंगा हाँ सेकंड क्लास में इतने लोग थे, जो लोग का जो है यहाँ पे उनके सर्वाइव जो है नहीं कर पाए, ठीक है। उसमें मेरे को कोई पूछेगा कि कितने लोग उसमें कितने लोग मेल थे कितने लोग फीमेल थे, तो मैं तीनों कॉलम को यूज करते हुए यहाँ पर एक बता दूंगा, आउटपुट बता दूंगा। यही होता है एनालिसिस, सिंपल सी बात है। इसके बाद यहाँ पे नेम दिया हुआ है पैसेंजर का, उनका जेंडर के लिए सेक्स दिया हुआ है, मेल थे फीमेल थे, एज दी हुई है, एज में कुछ लोग की यहाँ पे एज कॉलम नहीं बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SIB SP है, ठीक है। ये SIB SP क्या है, ये थोड़ा चीजें देखना पड़ेगा, मेरे को भी अच्छे तरीके से नहीं पता है। इसके लिए आपको कैगल में जाके देख सकते हैं SIB SP क्या है। प्राइस है आपका, टिकट है, फेयर है, कितना उन्होंने कितने डॉलर्स यहाँ पे दिए थे, कौन कौन पैसेंजर केबिन में थे, ठीक है, और कौन कौन से पैसेंजर कहाँ से एम्बार्ग हुए थे। एम्बार्ग मतलब कि कौन सी जगह से कौन से पैसेंजर यहाँ पे जो है उस फ्लाइट में जो है चढ़े थे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ना 3 थे शायद टाइटैनिक में। एक बार मेरे को डेटा सेट ओपन करना पड़ेगा ताकि आप लोग को मैं बता पाऊं। 3 जगह से लोग जो है यहाँ पर इस डेटा सेट में ऐसा है कि 3 जगह से जो है लोग जो है, एक स्टेशन बोल सकते हैं एम्बार्ग, मतलब कि कितने लोग वहां से चढ़े थे उस शिप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेटा सेट ओपन कर ही लेता हूँ क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर मैं भी काफी दिन बाद इस डेटा सेट में काम कर रहा हूँ, तो मिनट मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। डेटा सेट का यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे जो डेटा है, डेटा का डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है। इस डेटा सेट में कहीं ना कहीं तो एक्सप्लेन किया ही होगा कि एम्बार्क्ड में कौन कौन से लोग थे, मतलब एम्बार्क्ड में कौन कौन से 3 जो है, एक बार सर्च ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए 3 है यहाँ पे। embarked implies where the traveler mounted from, where the 3 possible values of embarked, साउथरहैम्पटन, ठीक है, चियरबर्ग एंड क्वींसटाउन। ये 3 जगह से जो लोग हैं ना टाइटैनिक के अंदर जो है एम्बार्क बोल लें या फिर टाइटैनिक के अंदर चढ़े थे बोल सकते हैं, ठीक है। साउथरहैम्पटन, चियरबर्ग, क्वींसटाउन, ये 3 थे, जिसमें से 70% लोग जो है ना साउथरहैम्पटन से थे, ठीक है। 20% लोग जो थे आपका चियरबर्ग से थे, और जो रेस्ट ऑफ लोग थे मतलब 10% के आसपास लोग जो थे क्वींसटाउन थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग को जो है इस डेटा सेट में हम लोग को मिलती है। एम्बार्क जो लिखा हुआ है ना, एस मतलब एस सी और क्यू, ये 3 ही लोग जगह से जो है लोग यहाँ पे
टाइटैनिक के अंदर जो है चढ़े थे। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने काफी डिटेल फॉर्मेट में यहाँ पे देख लिया। अब इसको हम लोग कोडिंग के अंदर देखते हैं, ठीक है। इस डेटा सेट को मैं यूज कर रहा हूँ और इस डेटा सेट के अंदर हम लोग जाके, कोई भी डेटा सेट आपको मिले तो आपको ये हैबिट होनी चाहिए, ठीक है, कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज। अभी हम लोग जो है मशीन लर्निंग में अभी हम लोग ना अनसुपर जो आपका कौन सा था, यूनिवेरिएट एनालिसिस जो है ना, वो हम लोग अभी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं डेटा को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को, ठीक है, और इंपोर्ट करेंगे हमारे डेटा सेट को। तो चलिए फटाफट हम लोग ये काम कर लेते हैं यहाँ पे। और आपको भी ना इसी तरीके से अपनी हैबिट बनानी है कि कभी भी आपको जो है इसी तरीके से अपनी हैबिट बनानी है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देनी है, जिससे कि आप जब दूसरी बार यहाँ पे काम करो तो आपको ना सारी चीजें यहाँ पे क्लियर रहे कि हाँ भाई मेरे को जो है किस तरीके से किसी भी डेटा सेट में काम करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। मुझे पता है कि जरूरत पड़ेगी मुझे पांडा की, तो मैं यहाँ पे पांडा लिख लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट पांडा एसपीडी, इसको हम लोग रन करा लेते हैं। अब मुझे डेटा सेट इंपोर्ट करना है। डेटा सेट इंपोर्ट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, जो आपकी CSV फाइल है उस CSV फाइल का नाम यहाँ पे लिख लेंगे और हमारा ये आपका डेटा इंपोर्ट है। और उसके बाद ये pd.read CSV फाइल, उसके अंदर CSV फाइल का नाम, CSV फाइल मैंने कहाँ रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है ट्रेन करके, जो मैंने फोल्डर बनाया ना जुपिटर नोटबुक का, वहां पे रखी हुई है, पहले भी मैंने आपको बताया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना df इक्वल टू करके ना, यहाँ पे df इक्वल टू करके इसको नाम देता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा फ्रेम बना रहा हूं, ठीक है। डेटा फ्रेम के अंदर इसको डाल दे रहा हूं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है। डेटा फ्रेम को ना हम लोग देख लेते हैं। देखने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले डेटा फ्रेम को यदि आपको देखना है तो पहले तो या तो आप df लिख दो, ठीक है, और df को यहाँ पे रन करा लो, ठीक है। जैसे ही मैंने रन कराया तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0, उसके बाद पूरे के पूरे 12 कॉलम आ गए। मतलब मेरा पूरा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, मैं हमने देख लिया, ठीक है। और 891 रो मैंने बताए थे हमारी CSV फाइल में, अभी जो एक्सेल मैंने बताया था उस पर, तो मेरा पूरा डेटा जो है यहाँ पे आ चुका है। तो हमने 2 काम कर लिया है, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से काम हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या काम स्टार्ट होता है, चलो भाई मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि मैं ना डेटा का जो साइज है, ठीक है, कि डेटा कितना बड़ा है वो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। एक तरीका तो डीएफ हो सकता है, दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपका डेटा कितना बड़ा हो सकता है। तो पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं डेटा साइज का। आपको भी हमेशा कभी भी कोई भी डेटा मिले ना तो आप यही काम करने का कोशिश किया करो पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेटा इसको हेडिंग देते हुए चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे। डेटा साइज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा फ्रेम को ना df डॉट शेप लिखूंगा। कुछ ऐसे आपके कोड्स हैं जिसको आपको यूज करना चाहिए। तो आप देखिए df डॉट शेप लिखने पे 891,12 आ गया, ठीक है। एक आप लिख सकते हो df डॉट हेड, df डॉट हेड लिखोगे तो आपके यहाँ पे जो डेटा सेट है, ओके सॉरी, df डॉट हेड, अब आप रन करोगे तो आपके टोटल ऊपर के 5 जो है ना दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा का साइज। पहले आप देखते हो क्या लिखते हो आप, df डॉट शेप। अब आप देखते हो कि डेटा विजुअलाइजेशन करना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूं कि मैं ना डेटा कैसे दिखता है इसको थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ सैंपल्स लूंगा, ठीक है। मैं चाहूंगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि ना मैं ना कुछ सैंपल्स लूं। तो पहले एक बार हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, डेटा विजुअलाइजेशन मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ पे एक हेडिंग छोटा सा जो है रन करा लेते हैं, जिससे कि आप लोग को जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूं तो सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो। डेटा विजुअलाइजेशन की बात हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, df डॉट सैंपल लूंगा और यहाँ पे इसको जो है एक बार रन कराऊंगा। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने सैंपल लिया तो मेरे को ना एक बाय डिफॉल्ट एक रैंडम जो है मेरा पैसेंजर आईडी 312 नंबर का जो पैसेंजर है उसका यहाँ पे मुझे एक सैंपल शो कर दिया, ठीक है, पूरे के पूरे डेटा सेट में से। अब इस सैंपल के अंदर मैं 10 डाल देता हूं, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 लिखा और रन किया इसको, तो मुझे ना बाय डिफॉल्ट कोई भी 10 लोगों का ना यहाँ पे डेटा दिखा देगा, ठीक है। ये क्या करता है, सैंपल एक मुझे निकाल के देता है। तो कभी भी आप इस तरीके से सैंपल निकाल के भी देख सकते हो। एक बड़ा डेटा सेट है, उसको आपको एनालिसिस करना है, तो मैं ये आपको अलग अलग जो है आपको कोड बता रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आप कभी भी आप एक हैबिट में डाल सको विदाउट ईडीए का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, कि डेटा को अंडरस्टैंड कर सको।
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर, मैंने देख लिया कि डेटा का साइज कितना है, डेटा का सैंपल वगैरह मैंने डाल लिया, ठीक है, ये सैंपल में आपको 5 भी लिखोगे तो यहाँ पे 5 का आ जाएगा, कोई भी बाय डिफॉल्ट 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रन करता हूँ और मैंने हेड बताया था, ये हेड बताया था, हेड क्या करता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, लेकिन सैंपल 5 का लिखने में क्या होता है, कोई भी 5 सैंपल निकाल के वो आपको दे देता है। तो आपको जब स्टार्टिंग का देखना है तो आप हेड लिखिए 5 के लिए, या फिर आपको नीचे में आके आप सैंपल लिख के आप 5 काउंटर दे देंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 5 यहाँ पे डेटा सेट जो है शो हो जाएंगे एज ए सैंपल, ठीक है। अब क्या करोगे आप यहाँ पे, अब आप ना यहाँ पे जाओगे कि भाई मेरे को ना कुछ इंफॉर्मेशन देखना है कि डेटा का जो कॉलम्स वगैरह कितने हैं, तो df.info इसके लिए यूज करते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। कॉलम डेटा वेरिएट्स जो है इसका हम लोग हेडिंग यहाँ पे डाल लेते हैं, जिससे कि आप लोग को ये चीजें ना, आपको नॉर्मल कोई भी आपको डेटा सेट मिलता है ना, तो आपको इसी तरीके से पहले प्रैक्टिस जो है थोड़ा सा यहाँ पे करवा दे रहा हूं मैं, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि मेरे को क्या क्या चीज करना होता है, ठीक है। df.info में लिख देता हूं, इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। अच्छा, df.info इस तरीके से हमको लिखना है, ठीक है। देखिए क्या है, इंफॉर्मेशन देने जैसे मैं लिख रहा हूं ना, तो मेरे को क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें पता चल जा रही है, ठीक है। सारी की सारी एक समरी मुझे मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मुझे बता रहा है 891 यहाँ पे एंट्रीज है, टोटल 12 कॉलम्स हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे हर एक कॉलम का डिटेल बता दे रहा है कि टोटल यहाँ पे 12 कॉलम्स है, 0 से लेके यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, मतलब 12 कॉलम्स है। 12 कॉलम्स में कौन से इंटीजर है, कौन सा फ्लोट है, ठीक है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे बता दे रहा है। कितनी मेमोरी यूजेज हुई आपके सिस्टम की, ये भी चीज आपको df.info में बता देता है। तो आपको ये काम भी आना चाहिए। उसके बाद आपके मन में आता है कि क्या इस पूरे के पूरे डेटा सेट में कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। अब आपको ऐसे में एक्सेल दे दूं और बोलूं कि भाई इसमें बताओ कि क्या कोई मिसिंग वैल्यू है क्या, तो आप सर्च नहीं कर पाओगे। लेकिन आप एज ए डेटा एनालिसिस यहाँ पे या डेटा साइंटिस्ट काम करते हो एज ए ईडीए पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी जो मिसिंग वैल्यूज है, इसको ना बाद में मैं शॉर्ट कर दूंगा, अभी इसको थोड़ा सा मतलब छोटा ही देते हैं हेडिंग। ये आपको जो फाइल जो है जुपिटर नोटबुक की वो भी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, एप्लीकेशन में मैं जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में डाल दूंगा, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मिसिंग वैल्यू देखते हैं कि क्या इसमें कोई मिसिंग वैल्यू है क्या, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ना df.null, ठीक है, df. इस नल को, इसको पहले मैं रन करा के बताता हूं आपको, फिर मैं डॉट सम लिखता हूं। देखिए 890 रोज है, यहाँ पे सारी चीजों में फॉल्स फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे को ना यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सम लिखूंगा, डॉट सम लिखूंगा। अब मैं इसको करूंगा तो मुझे सबमिट फॉर्मेट में, समरी फॉर्मेट में एक चीज बता देगा, ठीक है। क्या चीज मेरे को देखना है, मिसिंग वैल्यू। पैसेंजर आईडी में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, एज में मिसिंग वैल्यू है, केबिन में मिसिंग वैल्यू है और एम्बार्क्ड में भी मिसिंग वैल्यू है, बाकी चीजों में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है। टोटल जो मेरे 890 के आसपास जो मेरी एंट्रीज थी, उसमें से 177 एंट्रीज ऐसी है जिसमें मिसिंग वैल्यू है, मतलब कि मिसिंग मतलब वहां पे जो चीजें वहां पे नहीं डली हुई है, एज नहीं डली है 177 लोगों की। केबिन्स में नहीं थे को कितने लोग, 867 लोगों को केबिन्स अलॉटमेंट नहीं थी। एक बार डेटा सेट भी हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो जिससे कि आप लोग को यहाँ पे ना क्लियर भी होता चले। मैं यहाँ पे वापस से जाता हूं और जो हमारा डेटा सेट है ना, इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। एक बार मैं यहाँ पे हमारी जो फाइल है इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। देखिए क्या है हमारी फाइल, क्या बोल रही है यहाँ पे, एज में 177 मिसिंग वैल्यू है। देख लेते हैं एक बार एज का। देखिए यहाँ पर एक मिसिंग है, ठीक है, फिर यहाँ पर 18 नंबर आईडी पे मिसिंग है, फिर आप नीचे देखेंगे तो कई सारी आईडी में 27 में मिसिंग है, ठीक है, 29 में मिसिंग है, 30 में मिसिंग है, 32 में मिसिंग है, 33 में मिसिंग है। तो इस तरीके से टोटल कितनी मिसिंग वैल्यू है यहाँ पर आप तुरंत एक लाइन लिख के आप बता सकते हो, df.null, उसके बाद डॉट सम आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर एज में 177 मिसिंग वैल्यू है। तो हमको क्या करना है, उस एज वाला एनालिसिस करना है, तो उस पे कोई ना कोई एरर आ सकता है, ठीक है। यही होता है डेटा का एनालिसिस मशीन लर्निंग मॉडल में देने से पहले। जब एज सभी लोग का डला ही नहीं है, जब मिसिंग वैल्यू है वहां पर, तो हम लोग उस चीजों को हो सकता है या तो हटा देंगे, ठीक है, या उस चीज को हम लोग वहां पे यूज नहीं करेंगे, या फिर वहां पर एक
पर्टिकुलर हमारा जो प्रिडिक्टिव मॉडल है उसको इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो वहां पे कुछ प्रिडिक्शन लगा पाए। ठीक है, यही चीज काम होता है ईडीए का। वैसे ही यहाँ पर देखिए केबिन में बहुत लोगों का खाली है। ठीक है, 867 लोग का यहाँ पे केबिन खाली है। तो देख रहे हैं आप के वाला जो कॉलम है हमारा केबिन वाला, कुछ लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सारे के सारा जो कॉलम है खाली है। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए कुछ एम्बार्ट के अंदर भी 2 वैल्यू खाली होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू तो यहाँ पर भी खाली होगी। देखिए ये एक दिख रहा है 62 नंबर का खाली है, और भी एक आध कोई यहाँ पर जो है खाली होगा। ठीक है, तो यहां पर इसलिए एम्बार्ट के अंदर 2 दिखा रहा है। तो कोई भी मिसिंग वैल्यू कैसे हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यही होता है एनालिसिस। पहला तो आपको यही करना है। ठीक है, बड़े बड़े चीजों को समझने से पहले छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो है एनालिसिस होता है कॉलम्स वाला, वो हमको कैसे करना होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, और हम लोग जो है थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ यहाँ पे कोड करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो भी मुझसे पूछिए। यदि आप लोग यहाँ पे केवल अभी देख रहे हैं तो क्लास के बाद ये जो आपकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप जो है चले जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है चीजों को देख सकते हो। और मुझे बाद में लाइव क्लास में यदि नहीं देख पाते हो तो मुझे बाद में भी बता सकते हो। आप लोग कोई भी डाउट है तो मुझे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे कमेंट कर दिया करो। मैं यदि रिप्लाई नहीं कर पाता तो मेरी टीम डेफिनेटली आप लोग को रिप्लाई करेगी। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं हम लोग। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए df.describe मैंने लिखा, तो यहाँ पे जितने भी मेरी जो न्यूमरिक वाली वैल्यू थी, ठीक है, उसका मेरे को सारी चीजें यहाँ पे आ गया। एज का मेरे को काउंट आ गया। ठीक है, मीन आ गया कि भाई ऑन एन एवरेज कितने लोग थे उस एज के। 29 ईयर्स के लोग यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। 25% लोग कितने लोग थे यहाँ पे 20 की एज वाले थे। 50% लोग लगभग यहाँ पे 28 की एज वाले थे। ठीक है, 75% लोग वो थे जो 38 की एज के आसपास थे। तो यहाँ पर आपको चीजें दिखा रही है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको तुरंत यहाँ पे देखना है, डिस्क्राइब को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो आपको टोटली यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखने मिल जाएगा। और भी कुछ चीजें बता देता हूं यहाँ पे आप लोग को। आपको ना कोई डुप्लीकेट वैल्यू आपको देखना है, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, उसके लिए तो मैंने बता ही दिया सम। ठीक है, अब आपको ना मैं बताता हूं कि कोरिलेशन है क्या, किसी 2 कॉलम्स में क्या कोई कोरिलेशन है क्या, उसको कैसे आप एग्जामिन करोगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और आपको यहाँ पे ना जो ईडीए है, ठीक है, उसको यूज करने के लिए ना आपको सारी की सारी चीजें जो है ना, जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें आए, है ना। आपको कम चीजें आए लेकिन आपको ना क्लियर चीजें आए, कि कोई भी चीज ऐसा ना हो कि आपको पढ़ तो रहे हो एक्स्ट्रा, लेकिन आप बहुत सारे मतलब कोड वगैरह पढ़ रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आपको कम चीजें पढ़ना है लेकिन सॉलिड चीजें पढ़ना है, जिससे कि आप इंटरव्यू में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ईडीए बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन इतना ज्यादा टाइम उस पर नहीं देना है जब आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप पाइथन पढ़ रहे हो, और पाइथन में आप पूरा के पूरा डेटा एनालिटिक्स के लिए पाइथन पढ़ रहे हो, बेस फंडामेंटल फाउंडेशन वाला पढ़ रहे हो, तो आप ईडीए में ज्यादा टाइम दे सकते हो। लेकिन जब आपको मशीन लर्निंग पढ़ना है तो ईडीए में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है, मेरा ये कहने का मतलब है। नहीं तो ईडीए बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही चीज लेते हुए चल रहे हैं जिसको हम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आप अभी जो ईडीए के जो प्रोसेस करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आए। तो देखिए आपको 2 कॉलम्स में यहाँ पे कोरिलेशन करना होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे df.cor आप लिखोगे। अब मैं देखूंगा कि न्यूमेरिक वैल्यू पे मैं बस जो है कोरिलेशन देखना चाहता हूँ। ठीक है, ऊपर जो मैंने वैल्यू देखी थी, तो आप देखिए यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ चीजें दिखा रही है। नेगेटिव ये कि एज जो है हमारा, ठीक है, वो जो एज वाला कॉलम है कि एज में वो लोग ज्यादा सरवाइव कर पाए जो लोग कम एज के थे। दिख रहा है यहाँ पे माइनस है, मतलब कि वो लोग जो ज्यादा से ज्यादा कम एज के थे वो लोग ज्यादा सरवाइव कर पाए। ऑब्वियस सी बात है यार, जब जहाज डूब रहा होगा तो जो लोग का एज कम होगा वो लोग ही वहां पे जो समुद्र है और जो आपको फाइटिंग करना होगा सर्वाइवल के लिए, उसमें आपको फिजिकल फिटनेस ज्यादा जरूरी चाहिए, तो वहां पे एज मैटर करती है। तो वहां पे मिनिमम एज वाले लोग जो है यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। आप इस डेटा से कितनी सारी चीजें निकाल पा रहे हो, ठीक है, आपका इस चीजों के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्या करना होता है, सबसे पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई, ये चीजें इसलिए बताई कि कभी भी आपको कोई भी डेटा सेट मिले तो आप ना इस तरीके से कुछ सिंटेक्स लिख लो, सिंटेक्स को जान लो कि क्या उसमें कोई मिसिंग वैल्यू है तो कैसे देखते हैं, उसका इंफॉर्मेशन कैसे देखते हैं कि कौन सा टाइप का डेटा है, उसमें क्या आप देख सकते हो कि उसमें डुप्लीकेट्स कोई है क्या। ठीक है, इन सारी चीजों को पहले आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी डेटा को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ईडीए के अंदर। ईडीए में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या है, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। यूनिवेरिएट एनालिसिस मतलब कि मैं एक कॉलम, एक इस डेटा सेट के केवल इस कॉलम पे काम कर रहा हूं, केवल एक कॉलम पे एक वेरिएबल पे काम कर रहा हूं। बाइवेरिएट क्या है, एक से ज्यादा में कर रहा हूं, मतलब दो में काम कर रहा हूं। मल्टीवेरिएट मतलब मैं तीन या तीन से ज्यादा में कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा की पूरा फोकस्ड करके देखने वाले हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस को। और यूनिवेरिएट एनालिसिस को मैं आज आपको बताने वाला हूं अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो चलिए हम लोग हमारा जो कोडिंग वाला पार्ट है उसके थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईडीए में हम लोग कैसे यूनिवेरिएट एनालिसिस को समझेंगे। यूनिवेरिएट एनालिसिस तो आप समझ चुके हो, लेकिन हम लोग कोडिंग के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस किसी एक कॉलम पे एक वेरिएबल पे करते हैं। तो चलो हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए ना जाके जो हमारा कोड है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं कि कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि यहां तक जो भी मैंने चीजें बताया आप लोग को क्लियर हुआ। आप लोग मुझे ये भी बता दो, जो लोग बाद में देख रहे हो, लाइव नहीं देख पा रहे हो, वो लोग कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट मुझे कमेंट कर दिया करो, मुझे भी पता चले कि एटलीस्ट कितने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कितने लोगों को क्या यहाँ पे डाउट आ रहा है। यदि आप लोग को समझ भी आ रहा तो एटलीस्ट वहां पे मेंशन कर दिया करो, जिससे कि मैं आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आप लोग के सजेशंस को अप्लाई कर पाऊं। तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दो, जितने भी लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया है। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं अभी कमेंट बॉक्स यहाँ पे देख रहा हूं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी हमारा कोडिंग वाला सेक्शन। हमारे जो एनालिसिस में जो हमारा ईडीए का जो फर्स्ट पार्ट है यूनिवेरिएट, उसको हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। मुझे एक बार क्लियर लिख दो जितने भी लोग यहाँ पे लाइव हो। तो चलो फिर हम लोग कोई डाउट है तो मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स अभी देख रहा हूं। हाँ, बाइवेरिएट और जो आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस जो है और आपका मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, तीनों ही हम लोग देखेंगे। अभी केवल हम लोग डेटा को अंडरस्टैंड किए हैं। और हाँ, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में दोनों, मतलब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग, ये आप यदि कंफ्यूज हो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जो भी कमेंट किया है तो वो जाके एक बार हमारा मेरा जो डे नंबर 1 या 2 का जो लेक्चर होगा ना उसको देखिएगा। 1 नंबर का लेक्चर जो है डे नंबर 1 का, उसको देखिएगा। ठीक है, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस करी हुई है। तो यहां तक आई होप आप लोग को जो डेटा है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम लोग को डेटा को अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए हम लोग ना एक यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के लिए स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ। मैं दोनों फाइल यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। डे नंबर 6 की ये वाली जो फाइल है, इसका नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं अंडरस्टैंड डेटा। ठीक है, जो जो भी मैंने यहाँ पे बताया अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा को यहाँ पे क्या हम लोग काम करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे नाम जो है उसको दे दिया है। ठीक है, ये नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। नेम में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये दे दिया कॉलन। ठीक है, अभी हम लोग इसका जो नाम है, ठीक है, डे नंबर 6 यहां पर मैं लिख देता हूं। डेटा देके हम लोग रीनेम कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं डे नंबर 6। ठीक है, ईडीए, इसको ही कॉपी कर लेता हूं यहां से, ईडीए इन यूनिवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, ये हम लोग जो है यहाँ पे इसका नाम जो है दे देते हैं। तो आपको 2 फाइल्स मिलेगी पाइथन के अंदर। तो यहां पर हम लोग हेडिंग भी डाल लेते हैं। और आज का जो कोडिंग है यूनिवेरिएट एनालिसिस को समझने के लिए, इसको यहां पे जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, वापस हम लोग नोट्स पे आते हैं। अब ना मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा, यूनिवेरिएट एनालिसिस 2 तरीके के पार्ट में होता है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। पहला हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर, कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है,
आपको मैं यहाँ पे बताते हुए चलता हूँ। यूनिवेरिएट के अंदर हम लोग दो पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। पहला हम लोग समझेंगे कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे हम लोग इसमें समझेंगे काउंट प्लॉट, ठीक। फिर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके देखेंगे एक्चुअल में, है ना। और यहाँ पे हम लोग जो है एक काउंट प्लॉट है और एक और हमारा पाई चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं पाई चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक, कि कैसे हम लोग कैटेगोरिकल डेटा को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। दूसरा हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे हमारा न्यूमेरिकल डेटा, ठीक। ये है हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे पहला हिस्टोग्राम, ठीक। सेकंड हम लोग देखेंगे बॉक्स प्लॉट, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिस प्लॉट बोलते हैं इसको, और अभी जो है नया अपडेट आया है हिस्ट प्लॉट। ये चीजों के थ्रू मैं आपको एनालिसिस करना भी बताऊंगा। तो हम लोग पूरा फोकस होके समझेंगे इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर कि कैसे हम लोग किस पे काम करते हैं, ईडीए पे काम कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर यूनिवेरिएट एनालिसिस पे। अब ना आपके मन में बिल्कुल भी वहम ये नहीं होना चाहिए कि क्या सर डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को किस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए, ठीक है। आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना है, बोलने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप अच्छी तरीके से डेटा को समझ सको उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को समझने के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। तो चलो यूनिवेरिएट एनालिसिस का जो कोडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल हमेशा की तरह यहाँ पे लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे जाके हम लोग हेडिंग दे देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी को, इसको रन कर देता हूँ। और जो मेरी ये वाली फाइल थी ना अंडरस्टैंड डेटा वाली, जो भी मैंने बताया उसको मैं अभी क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो लाइब्रेरी जो है हम लोग एक्चुअल में दो लाइब्रेरी उसमें यूज करेंगे। तो मैं तीनों लाइब्रेरी यूज करेंगे एक्चुअल में। तो हम लोग यहाँ पे पांडा, सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग 30 डेज पाइथन हमारी सीरीज डली हुई है यूट्यूब के अंदर, उसमें जाकर जो है पढ़ सकते हैं। वहां पे काफी डिटेल में हम लोगों ने पाइथन जब पढ़ रहे थे तब ये चीजों पे हम लोगों ने टाइम जो अपना दिया हुआ था। तो चलिए लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। अभी मैं यहाँ पे पांडा इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको रन कर लेते हैं। चलो अभी पांडा ही कर लेते हैं, ठीक है। सीबॉर्न थोड़ा देर बात करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना जो डेटा सेट है यही वाला टाइटैनिक वाला डेटा सेट, इसको भी यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये भी मैंने कर लिया। एक बार डेटा फ्रेम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि क्या हो गया। हाँ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा हेड लगा के देख लेते हैं। चलो डीएफ के साथ हेड यहाँ पे लिखा हुआ है तो हेड लगा के देखते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। तो टोटल ऊपर के टोटल 4 आ गए हैं ना। आपको मैंने सैंपल ही बताया था, यदि आपको टोटल 5 देखना है तो आपको क्या यूज करना है, सैंपल लिख के 5 लिख देना है। कोई भी बाय डिफॉल्ट रैंडम यहाँ पे सैंपल 5 निकाल के दे देगा। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे डेटा को के साथ खेलना है बोल सकते हैं, है ना। अब पहला टॉपिक जो है इसको स्टार्ट करते हैं। फाइल इंपोर्ट कर लिए, डेटा को चेक भी कर लिए, हेड लगा के देख लिए, सैंपल आके देख लिए। डेटा को हम लोगों ने एज ए डिफाइंड डेटा फ्रेम के अंदर डिफाइन कर लिया एज ए डीएफ करके, ठीक है। पीडी डॉट रीड सीएसवी हम लोग यूज करते हैं, सीएसवी फाइल है, इसको इक्वल टू करके मैं एक डेटा फ्रेम दे दिया एज ए डीएफ, ठीक है। इसी को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा के देखा। पहले सिंगल डीएफ लिख के देख लिया, फिर डीएफ डॉट हेड लिख के देख लिया, फिर 5 सैंपल्स भी निकाल के देख लिए। तो डेटा हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। लाइब्रेरी भी हमने पांडा जो है इंपोर्ट कर ली है। अब जो हम लोग है फर्स्ट कैटेगोरिकल डेटा इसको देखते हैं, है ना। और इस जो डेटा सेट है ना इसको हम लोग डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। दोनों टाइप देखने वाले हम लोग। दोनों टाइप जो है हमारी इसकी कैटेगोरिकल डेटा की और न्यूमेरिक डेटा की। तो यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा में हम लोग सबसे पहला देखते हैं काउंट प्लॉट। अब ये काउंट प्लॉट कैसे काम करता है इसको देखिएगा, है ना। और इसके लिए हम लोग क्या है ना दूसरी लाइब्रेरी भी यूज करते हैं। जो हमारी लाइब्रेरी है काउंट प्लॉट की जो लाइब्रेरी है इसको मैं आपको बता देता हूँ। उसको भी इंपोर्ट कर ही लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। काउंट प्लॉट को देखने के लिए हम लोग ना यहाँ पे जो हमारी सीबॉर्न लाइब्रेरी है इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं पांडा के साथ साथ। और अभी आगे चल के मैट प्लॉट की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो मैट प्लॉट को भी हम लोग जो है ना यहाँ पर उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं।
इसको भी यहाँ पे रन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं कोड लिखना स्टार्ट कर रहा हूं काउंट प्लॉट के लिए। क्या होगा मेरा कोड, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, SNS, मतलब कि मेरा जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का जो नाम है मेरा यहाँ पे सीबॉर्न का एज SNS। ठीक है, ये मैंने इसको सीबॉर्न का जो शॉर्ट फॉर्म है SNS होता है। डॉट काउंट प्लॉट लिखा मैंने, एक्स के अंदर मैंने डाला एक्स इक्वल टू मैंने डाला सर्वाइव्ड। आप देखिए यहां पर जो मेरा डेटा सेट है, ठीक है, यहां पर सर्वाइव्ड है, सर्वाइव्ड है, यहां पर आप लोग को शो हो रहा है मेरा हाइलाइटर, कमेंट बॉक्स में बताइए शो हो रहा है मुझे। ठीक है, मैंने कलर चेंज कर दिया, सर्वाइव्ड आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ये एक्स के अंदर मैंने सर्वाइव डाल दिया। ठीक है, डेटा इक्वल टू डेटा फ्रेम, जो मैं डेटा फ्रेम ऊपर से लेके चल रहा था ना, ये डीएफ जो मैंने डिनोट किया हुआ था ऊपर में, पूरे डेटा को मैंने डेटा फ्रेम के अंदर एक डाल के रखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर है ना, अब तो आप समझने भी लगे होंगे, अब आपका डे नंबर 6 का क्लास हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो मेरी जो पूरी डेटा फाइल थी ना pd.read, उसको डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो सर्वाइव्ड है ना, इसमें मैं देखना चाहता हूं एज ए डेटा एनालिसिस करके कि मैं काउंट को प्लॉट करना चाहता हूं, जो मेरे नंबर्स हैं कि कितने लोग यहाँ पे जो है सर्वाइव कर पा रहे, कितने लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, इसको मैं यहाँ देखना चाहता हूं। और इसको मैं यहाँ पर जो है ना प्लॉट भी करना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 0 है और यहाँ पे 1 है, एक मेरे पास प्लॉट बन गया है। प्लॉट क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का जो सेक्शन है यहाँ पर 1 है, मतलब कि बहुत लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाए हैं। ये आप लोग को दिख रहा है, ये आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतने लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाए 1 के अंदर। ये लगभग 300 से ज्यादा है और 400 से कम है। ठीक है, प्लॉट जो मेरा बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे 500 से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, ये हम लोगों ने डेटा को एनालिसिस करके देखा है यहाँ पे, किसकी हेल्प से, काउंट प्लॉट की हेल्प से। अब ना ये नंबर्स आपको देखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वैल्यू को काउंट दे दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कोड लिखता हूं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कोड, जाता हूं और यहाँ पे df लिखता हूं, और df के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सर्वाइव लिख देता हूं, डॉट वैल्यू काउंट्स। अब मैं वैल्यू भी देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने यहाँ पे सर्वाइव कर पाए, कितने लोग नहीं कर पाए, नंबर्स देखना चाहता हूं। मैं रन करता हूं, देखिए यहाँ पे मेरे पास वैल्यू भी आ गई। क्या लिखा हुआ है, सर्वाइव के अंदर 0 के अंदर 549 लोग और 344 लोग जो है यहाँ पे सर्वाइव, 342 लोग जो है यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। मतलब ऑरेंज वाला जो पार्ट है जो मैंने आपको बताया था 300 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 342 लोग जो है यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। और यहाँ पे जो सर्वाइव नहीं कर पाए 549 लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर इस डेटा के थ्रू यहाँ पे एनालिसिस किया। ये किसमें किया, हम लोगों ने केवल एक कॉलम पे किया। यूनिवेरिएंट पढ़ रहे हैं ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, हम लोग यूनिवेरिएंट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग किस कॉलम पे कर रहे हैं काम, केवल एक कॉलम पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे कि 2 कॉलम पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक कॉलम है, टोटल 12 कॉलम है, 12 कॉलम में एक वेरिएबल है, मतलब एक कॉलम मतलब एक वेरिएबल मान के चलो। अभी तो हम लोग सर्वाइव पे बस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो यूनिवेरिएंट एनालिसिस है। ठीक, तो हम लोगों ने ये चीज एनालिसिस किया। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि एक काम करते हैं सर, ये पैसेंजर क्लास को भी देखते हैं। ठीक है, ये पैसेंजर क्लास है, आपको पता है कि 3 पैसेंजर क्लास है इसमें, मैंने बता दिया है, पैसेंजर क्लास 1, 2 और 3। पैसेंजर क्लास 1 में कितने लोग बैठे थे, पैसेंजर क्लास 2 में कितने लोग थे और पैसेंजर क्लास 3 में कितने लोग थे, पी क्लास जो लिखा हुआ है। तो चलो इसको भी हम लोग एक बार ना देखते हैं एनालिसिस करके। इसी तरीके से आपके मन में ना क्यूरियोसिटी आने चाहिए, आपके मन में क्वेश्चंस आने चाहिए। दैट्स व्हाई मैं हर क्लास के बाद यहाँ पे डिस्कस करते जाता हूँ आपके साथ कि क्या क्या चीजें हो सकता है, क्योंकि एज ए डेटा साइंस इंजीनियर आपको ये सारी चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ता है ना। तो मैं यहाँ पे पी क्लास लिख लेता हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग नया ही कोड लिखते हैं ना नीचे में, ताकि आप लोग को यहाँ पे सारे के सारे कोड जो है मिल जाए जब मैं लास्ट में आप लोग को यहाँ पे पीडीएफ ये प्रोवाइड कर दूंगा तब। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इस पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सर्वाइव को हटाता हूँ यहाँ पे और पी क्लास लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग पी क्लास लिख लेते हैं और एक बार इसको देख लेते हैं। अब इसको एक बार यहाँ पे रन करके देखते हैं। देखिए हम लोग को यहाँ पे प्लॉट शो हो गया है। प्लॉट क्या बोल रहा है हम लोग को कि जो हमारी पैसेंजर क्लास थी, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो है थर्ड क्लास, ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ पे जो इसका जो प्राइस होगा
ठीक है, वो कम होगा, फेयर कम होगा। क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है जो आपको दिख रहा है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा है। नंबर्स में देखे तो कितना है यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट क्लास में, देखिए यहाँ पर जो नंबर्स है मेरा क्या बोल रहा है, थर्ड क्लास 491 है ये, ठीक है, मतलब 491 लोग थर्ड क्लास में थे, है ना। फर्स्ट क्लास में 216 लोग थे और यहाँ सेकंड क्लास में 184 लोग थे। सेकंड क्लास में ज्यादा लोग क्यों नहीं आए? हो सकता है कि दोनों की प्राइसिंग में कुछ ऑफर वगैरह होगा, इसकी प्राइसिंग और इसकी प्राइसिंग बहुत कम होगी, ठीक है, इसलिए लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं सेकंड क्लास में जाने से अच्छा फर्स्ट क्लास में ही ट्रेवल कर लेता हूं। और बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे जो है थर्ड क्लास को बहुत इकोनॉमिक क्लास है तो यहाँ पर इसको चूज किए होंगे। तो हम लोग इस तरीके से डेटा को यहाँ पे निकालते जा रहे हैं, उसके जो क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करते जा रहे हैं। ये भी हमने देख लिया, ये भी किसमें हम लोगों ने अभी किया एनालिसिस, केवल एक ही कॉलम में किया, केवल एक ही कॉलम में काम कर रहे हैं। ये जो हम लोग है इसको भूलना नहीं है, यूनिवेरिएंट एनालिसिस कर रहे हैं, एक ही कॉलम पे कर रहे हैं। ये भी इनसाइट्स हमने चलो दिखा ली, समझ ली। अब और क्या निकाल सकते हैं ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एम्बार्क देखते हैं, ठीक है, मैंने बताया था 3 जगह से लोग जो है यहाँ पे चढ़े थे, एक एस से था एक का नाम, ठीक है, एक का नाम सी से था और एक का नाम क्यू से था। तो यहाँ पे एस सी मुझे जो है दिखा रहा है, तो चलो इसको भी यहाँ पे देखते हैं एक बार करके कि क्या कितने लोग कहाँ से चढ़े थे, ठीक है। एक एक कॉलम को अभी हम लोग पकड़ के यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एम्बार्क जो है लिख लेंगे, ठीक है, यहां पे जाते हैं हम लोग और इसको भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। इसको मैंने यहां पे जो है नाम चेंज कर दिया, पी क्लास को हटा दिया और यहां पे काउंट प्लॉट करके देख लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा लोग जो मैंने बताया था 70% के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है एस से चढ़े थे, जो उसका नाम समथिंग साउथ कुछ था, साउथ एम्पटन था, है ना। और सी से थे कुछ लोग और कुछ लोग यहाँ पे क्यू से थे, क्वीन और ऐसा समथिंग कुछ नाम था, ठीक है, जो आपका स्टेशन था या जहां से भी लोग चढ़े थे। तो आपको यहाँ पे एनालिसिस भी वही चीज दिखा रहा है जो हम लोग वहां पे डेटा में देखे थे। तो यहाँ पे आपको काउंट दिखा रहा है कितने लोग यहाँ से चढ़े थे कि और किस किस रेशो में यहाँ पे चढ़े थे। यही होता है आपको एनालिसिस करना, किस पे, एक कॉलम पे। और अभी हम लोग किस पे कर रहे हैं ये सारी चीजें, हम लोग कैटेगोरिकल डेटा पे कर रहे हैं, है ना। मतलब कि कैटेगरिकल डेटा पे कर रहे हैं बोलने का मतलब कि नंबर्स काउंट जरूर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो कैटेगरी हम लोग हमारी उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कैटेगरी क्या हो रही है हमारी, यही हो रही है कि मेल थे फीमेल थे। हम लोग सेक्स में भी कर सकते हैं कि कितने लोग मेल थे और कितने लोग फीमेल थे। चलो ये भी एक बार करके देख लेते हैं, है ना। यहां पे मैं जाता हूं और इसको भी यहां पे लिख लेता हूं, है ना, और इसको भी यहां पे प्लॉट करके देख लेते हैं। तो हम लोग कैटेगरी वाइज यहां पे सारी चीजों को एनालिसिस कर पा रहे हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मेल थे, 577 मेल थे और 314 जो है यहाँ पे फीमेल थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इतना तो हम लोगों ने आसानी से समझ लिया काउंट प्लॉट करते हुए, ठीक है। अब लोग पाई चार्ट के थ्रू देखते हैं और पाई चार्ट के थ्रू हम लोग जो है ना हमारे इसी को जो हम हमारे जो है जेंडर्स कितने लोग थे वो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो आप बार चार्ट यूज करो, काउंट प्लॉट यूज करो, या आप हो सकता है पाई चार्ट यूज करो। आपको एनालिसिस करना जो है आना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूं। तो आप यहाँ पे जाते हैं, हम लोग हेडिंग भी दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जाके हम लोग हेडिंग दे देते हैं एक बार। पाई चार्ट के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं डेटा फ्रेम के अंदर अब हमारा जो जेंडर है, सेक्स जो है, मेल कितने थे फीमेल कितने थे वो मैंने लिख लिया। डॉट वैल्यू काउंट्स करता हूं, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूं। हमको पता चल गया 577 और 314 जो थे यहाँ पे मेल और फीमेल थे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो हमारा क्या, काउंट प्लॉट, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है एक बार के रूप में दिख रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इसको ना इस तरीके से परसेंटेज वाइज या फिर यहाँ पे पाई के थ्रू देखूं। इस तरीके से मैं इस बॉक्स में ना देखूं, मैं इसको किस तरीके से देखूं, इस तरीके से देखूं। ये कोई पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट में इतना परसेंटेज मेरे जो है
फीमेल है और इतना परसेंटेज जो मेरे मेल है। इसको मैं कैसे एनालिसिस करूंगा और कैसे यहाँ पर देखूंगा, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके कोड लिखता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, डॉट प्लॉट काइंड के अंदर इक्वल टू मैं पाई दे देता हूं क्योंकि मुझे पाई के फॉर्मेट में देखना है, ठीक है। और ऑटो प्रैक्टिस के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, डेसिमल वैल्यू देता हूं, 0.2 दे देता हूं, मतलब कि 2 डेसिमल तक मेरे को परसेंटेज दिखा देगा, ठीक है। ऑटो परसेंटेज इक्वल टू मैं परसेंटेज के अंदर 0.2 दे दिया ताकि मेरे को 2 डेसिमल वैल्यू तक यहाँ पे परसेंटेज शो कर देगा। इसको मैं यहाँ पे रन करता हूं तो देखिए 2 डेसिमल तक मुझे यहाँ पे 64.69% मेल है और यहाँ पे फीमेल कितने 35.24% फीमेल है, मुझे यहाँ पे पता चल जा रहा है। यदि मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूं, ठीक है, और एक बार रन करके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 3 डेसिमल वैल्यू तक आ गया, दिख रहा है 64.759 हो गया, यहाँ पे 0.249 हो गया। यदि मैं इसको 1 कर दूंगा तो केवल 1 तक आएगा, यही चीज है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर पाई के फॉर्मेट में एनालिसिस कर पा रहा हूँ। 64.8% मेल थे यहाँ पे और फीमेल कितने थे यहाँ पे 35.2% फीमेल थे, ये मुझे यहाँ पे पता चल चुका है। इस तरीके से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक कॉलम पे एक वेरिएबल पे एनालिसिस करते हुए जाते हैं और उसके जो अंदर के जो स्टेटमेंट्स है, क्या क्या आउटपुट्स हम लोग निकाल सकते हैं, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं ईडीए के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको समझते हुए जाना है। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। कैटेगोरिकल डेटा को तो हमने काफी डिस्कस कर लिया इस डेटा सेट में। अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल डेटा सेट में जाते हैं जिसमें केवल नेम है, मतलब जिसमें केवल क्या है आपका न्यूमेरिक है, नंबर्स है उसमें, जैसे कि एज हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल डेटा का और इसको यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं और इसको जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा मैंने हेडिंग डाल दिया। इसमें हम लोग ना सबसे पहले देखते हैं हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के थ्रू यहाँ पे जो है एक कोड मैं लिख के आपको यहाँ पे शो करता हूं। ये मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दिया हिस्टोग्राम, और ये एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे पाई हो गया, बार चार्ट हो गया, है ना। एक बार मैं आपको बता भी देता हूं, बहुत लोग जानते भी होंगे। एनालिसिस करना है कोई भी चीज, तो एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि मैं उसको विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लूं, कोई भी चीज को मैं विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लूं। ये मेरा एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सेस हो गया, मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सेस हो गया, ये मेरा वाई एक्सेस हो गया। मैं इस तरीके से यहाँ पे बार बनाऊंगा, ये मेरा क्या हो गया, बार चार्ट हो गया, ठीक है। मैं हो सकता है इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, ये मेरा ग्राफ चार्ट हो गया। मैं चाहूंगा कि मैं एनालिसिस करूं ऐसे पाई के थ्रू, मैं ये पाई के फॉर्मेट में हो गया। मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर कोई जो है स्कैटर प्लॉट करूं, इस तरीके से डॉट के थ्रू चीजों को दिखाऊं, ठीक है, कि कौन सा चीज ज्यादा है कौन सा कम है, ये हो गया आपका प्लॉट। मैं चाहता हूं कि मेरे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस और यहाँ पे इस तरीके का मेरा कोई डेटा जो है, यहाँ पे इस तरीके का डेटा विजुअलाइजेशन हो। ये सब विजुअलाइजेशन के मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा में हम लोग हिस्टोग्राम के थ्रू देखते हैं। मैं कोड लिख के आपको बताता हूं कि हम लोग न्यूमेरिकल डेटा में कैसे जो है एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कोड लिखते हैं। तो जो कोड है ना, एक काम करते हैं, कोड लिखने के पहले ना मेरे को लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करनी होगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी हिस्टोग्राम में। तो एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो लाइब्रेरी तो हमने यूज की हुई है, पांडा और सीबॉर्न। अभी जो मैटप्लॉटलिब है ना, ये हम लोगों के लिए जरूरत पड़ती है किस पे, हमारे डेटा के विजुअलाइजेशन वाले चीज पे। तो मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ मैटप्लॉटलिब के बारे में। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग को ये मैं बता दूं कि 30 डेज पाइथन के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हुई है, ये सब पाइथन का पार्ट है, ठीक है। मशीन लर्निंग को पढ़ने से पहले आपको पाइथन में जो है कमांड होनी चाहिए, आपको फंडामेंटल पाइथन मिनिमम तो आना ही चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको चीजें इस तरीके से समझा रहा हूं कि आप पाइथन नहीं भी पढ़े हो तो भी आपको चीजें जो है समझ में आए। तो मैं लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पांडा, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, 3 लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना। और मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न ये सब प्लॉट्स और हमको जो ग्राफ वगैरह दिखाना है ना, उसके लिए यूज होती है। पांडा अधिकतर जो हमारी कैलकुलेशन और बाकी चीजों के लिए ये सब चीजें लाइब्रेरी जो है वो यूज होती है ना। तो सॉरी, हम लोग अभी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिए और जो हमारा माफ करिएगा, और जो हमारा जो डेटा है, न्यूमेरिक जो डेटा है, उसको एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टोग्राम की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया है और यहाँ पे जो कोड है उसको मैं जाके जो है लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग कोड क्या लिखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ प्लॉट हिस्टोग्राम, ठीक है। और जो डीएफ है उसके अंदर मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ। एक बार इसको यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे
मैंने क्या किया है, ओके मैंने ना यहाँ पे एक काम करते हैं, एज भी हटा देते हैं हम लोग, हिस्टोग्राम को नॉर्मल यहाँ पे रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अच्छा क्लोजर नहीं लगा हुआ यहाँ पे, ओके इस डेटा फ्रेम को सिंगल रन कराते हैं। एक मिनट, प्लॉट हिस्टोग्राम के साथ यहाँ पे रन करते हैं, ये रन हो जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर एज के बाद कॉमा देके ना मैं बीन्स लिखता हूं, और यहाँ पे एक मिनट, मैं ना कोड जो है शायद ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। मैं आपको एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि जो हमारा जो ये प्लॉट है, ठीक है, ये जो हिस्टोग्राम के अंदर जो हमारा प्लॉट है वो क्या करता है, वो ना यहाँ पे ना आपको जो आपका वैल्यू है अरे के अंदर, ठीक है, एज वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको शो करता है। अब ये क्या शो कर रहा है, देखिए फिर मैं आपको ये चीज समझाता हूं। 0 से 10 ईयर, 10 से 20 ईयर, 20 से 30 ईयर, आपको पता है ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से ईयर वाले हैं यहाँ पर, 20 से ज्यादा वाले हैं, मतलब 28 के आसपास वाले लोग हैं, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर रहे हो, उस एज वाला जो कॉलम है ना उसको यहाँ पर आप क्या करके देख रहे हो, आप यहाँ पर एनालिसिस करके देख रहे हो। आपको पता है कि कम एज जो जिसकी ज्यादा एज है वो लोग यहाँ पे कम है ना, ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मैं इसको चाहूंगा कि इसका जो रेंज है ना वो कम या ज्यादा हो, वही चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था। इस बीन्स को जो है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ना 55 करता हूं 5 की जगह, और एक बार अब मैं रन करा के बताता हूं। देखिए क्या हुआ, पूरा की पूरा जो रेंज है ना वो यहाँ पे विड्थ बढ़ गया उसका, ठीक है। अब ये और ज्यादा टुकड़ों में बढ़ गया है ना, जो हिस्टोग्राम जो हमको शो कर रहा है टुकड़ों में बढ़ गया। अब 20 से 30 के बीच देखना, ये देखो यहाँ पे ज्यादा रेंज है, ठीक है, फिर यहाँ पे ज्यादा रेंज मुझे शो हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना मान लो मैं 3 पे करता हूं, है ना, 5 में हमने देखा था, अब इसको मैं 3 करता हूं। देखिएगा क्या चेंजेस हो रहा है, एनालिसिस ही कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं, बस आपको एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग बता रहा हूं। देखिए वो वापस से और श्रिंक हो गया, जो मेरा डेटा है ना, जो मेरा जो हिस्टोग्राम का जो ब्लू वाला जो मेरा सेक्शन दिखा रहा है वो वापस से क्या हो गया, उसकी विड्थ जो है यहाँ पे कम हो गई, है ना। तो आपको एक प्रॉपर जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट में यहाँ पे जो आपको अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको शो हो, वैसे चीज आपको यहाँ यूज करना चाहिए। मुझे ये जो है थोड़ा ठीक लग रहा है। 5 की जगह हम लोग एक काम करते हैं, 8 लेके देखते हैं। 8 थोड़ा सा और मुझे एक्सप्लेन वे में दिखाएगा। ये देखिए मुझे दिखा रहा है कि 20 से 30 ईयर वाले जो है ज्यादा यहाँ पे जो है लोग हैं, है ना, एज वाले सेक्शन में। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हिस्टोग्राम में जो है अपने एज वाले सेक्शन को यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये भी किस पे हुआ, ये भी एक ही कॉलम पे हुआ, एज वाले कॉलम पे हुआ। मैंने कितना सारा चीज आपको बता दिया। आप यहाँ पे जो है एज वाले कॉलम में जाके क्या कर रहे हो, एक मिनट, ऊपर हम लोग देखे थे सर्वाइव अनसर्वाइव देखे थे, ये है हमारा एज वाला कॉलम, है ना। 26, 35, 18, 27, 24 अलग अलग एज के यहाँ पे मेरे को सैंपल्स निकाल के इसने दिया हुआ है, ठीक है। इस सैंपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग बता पा रहे हैं कि कितने ज्यादा एज वाले लोग यहाँ पे जो है हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वहां पे एज वाले कितने ज्यादा हैं यहाँ पे। तो मुझे इस तरीके से विजुअलाइजेशन जो है यहाँ पे मिल जा रहा है। अब हम लोग ना देखते हैं डिस्क प्लॉट या हिस्ट प्लॉट, इसको बोलते हैं, नए वर्जन के अंदर है। तो मैं पहले एक आपको यहाँ पे बताता हूँ डिस्क प्लॉट, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं और इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सब बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन आपको समझ में आने लगे तो आसान चीजें हैं, और यदि आपको समझ में नहीं आएगी तो टफ भी लग सकता है आपको। तो ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ चीज है कि आपको ईडीए समझ में ना आए, लेकिन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे कोड को लिखते लिखते देख चलना है ना। मेरा केवल लेक्चर सुन के आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको कोड को यहाँ पे जो है समझते हुए भी चलना है। एक बार इसको सेव भी कर लेते हैं। आप यहाँ पे सेव बटन दबाते रहिएगा ना, यहाँ पे ऑटो सेव होते जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं और इस कोड के थ्रू इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज करूंगा, sns.diskplot, ठीक है। डेटा फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। देखिए मैंने रन किया ना,
तो ये क्या हुआ, एक मेरे को ग्राफ दिखाया, लेकिन यहां पर क्या है, एक तो वार्निंग आ गई। वार्निंग ये आई कि आप ना दो तरीके से इसको कर सकते हो, डिस प्लॉट भी कर सकते हो, हिस प्लॉट भी कर सकते हो। कैसे लिखा हुआ है कि आपका डिस प्लॉट जो है ना, डिप्रिशिएट फंक्शन है, आपको सीबॉर्न का जो मेरा वर्जन है ना इसमें जो है उसमें रिमूव कर दिया गया, तो आप इसकी जगह यूज क्या कर सकते हो, डिस प्लॉट की जगह हिस प्लॉट भी कर सकते हो। एक वार्निंग मैसेज आया है, इसको इग्नोर कर सकते हो आप लोग। और अभी मैं आपको डिस प्लॉट की जगह हिस प्लॉट भी यूज करके बताऊंगा कैसे ये काम करता है। आपने एज वाला अभी हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, इस पे आप देखिए क्या है यहां पर, ये बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। यहां ये बताना चाह रहा है कि 20 से 40 के बीच में ज्यादा लोग हैं यहां पे, ठीक है, इतने लोग हैं। इतने लोगों के यहां पर सरवाइव करने का जो रास्ता हो सकता है, मैं यदि बोलूं कि इतने परसेंटेज लोग, कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज लोग हैं, तो आप क्या करोगे, ये आपको दिखा रहा है ना 20 से 40 के बीच के, तो आप यहां पे बता दोगे 0.30 इंटू 100 आप करोगे यहां पे, तो क्या होगा, ये 30 डिवाइडेड बाई 100 होगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्या बता दोगे, आप यहाँ पे बता दोगे कि लगभग लगभग ना 30% ओवरऑल, इस तरीके से नहीं बोले तो 30% लोग जो है यहाँ पर, इस एज के लोग जो है यहाँ पर सरवाइव किए, ठीक है, या इस एज के लोग यहाँ पे थे। ज्यादा एज वाले लोग यहाँ पे कितने परसेंटेज लोग थे, मान लीजिए 60 से ज्यादा परसेंटेज वाले लोग कितने थे, 5% लोग थे यहाँ पर इस एज के। मान लीजिए मैं बोलूं यहाँ पर इस 20 से कम एज वाले कितने थे, यहाँ पे लगभग लगभग 15% थे, ये हम लोग बता सकते हैं ये ग्राफ के थ्रू, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कोड चेंज करता हूँ, डिस्ट की जगह मैं यहाँ पे हिस्ट प्लॉट लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को वार्निंग यहाँ पे मिली थी। क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा, ये एच को ना, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे एच को कैपिटल लिख दिया, इसको स्मॉल लिखना है ना, ये केस सेंसिटिव होता है, सॉरी। अब देखिए हिस प्लॉट में मुझे ये चीज कैसे दिखा रही है, इस तरीके से दिखा रही है, ठीक है। मुझे यहाँ 20 से ज्यादा लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, 80% से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं, है ना, ये क्या एक आपको कॉलम के फॉर्मेट में दिखा रही है, तो यही मुझे वार्निंग यहाँ पे शो हो रही थी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। एज का ही एनालिसिस मैंने आपको बताया, पहले आप हिस्टोग्राम के थ्रू कैसे कर सकते हो, फिर डिस प्लॉट और हिस प्लॉट के थ्रू कैसे कर सकते हो। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। बॉक्स प्लॉट को डिस्कस करने से पहले ना मैं यहाँ पे दो आर्टिकल आप लोग के लिए ओपन करता हूं। एक सब्जेक्ट होता है डेटा साइंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूं। बहुत ज्यादा इसको डिटेल डीप में तो नहीं जाना है हमको, लेकिन जितना जरूरत है उतना मैं यहाँ पर आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्या है कि हम लोग एज ए डेटा साइंस इंजीनियर जब बनते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को मैथमेटिकल टर्म्स आने चाहिए, और मुझे पता है कि बहुत लोग नॉन टेक्निकल के लोग भी हमारे इस कंप्लीट करिकुलम के अंदर होते हैं, तो उन लोग को भी समझाना मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग ना छोटा सा स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट को देखते हैं कि ये जो ब्लॉक्स प्लॉट है, ठीक है, ये होता क्या है, ये आपको समझाना पहले मेरे लिए जरूरी है ना। जो लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म को समझते हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो। तो ये दोनों आर्टिकल को मैं ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग ये बॉक्स प्लॉट को पढ़ते हैं। यहाँ पे ना जो हमारा जो टर्म होता है, ठीक है, कोई भी हमारी को एक टर्म या एक रिलेशन दिया जाता है मैथमेटिकल टर्म में, तो उसका क्या होता है, एक ना जैसे मैं मान लीजिए एज ए एग्जांपल, ठीक है, आपको एक ये दे रहा हूं कि इतने वेट है, ये मिनिमम वेट है 25 ग्राम का, ठीक है, और ये मेरा मैक्सिमम वेट है 40 ग्राम का। मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, 45 और 25 और 40 और जितना भी यहाँ पे उसको ऐड करूंगा, और 1 2 3 4 5 6 इन 6 का एज ए एवरेज निकाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 34 को इन सबको ऐड करूंगा, ठीक है, इन सबको मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये सबको मैं ऐड करूंगा और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, एक मीन निकल जाएगा, मेरे पास एक एवरेज निकल जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हुआ, बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स है। तो बॉक्स प्लॉट क्या करता है, बॉक्स प्लॉट ना आपको जो एज है, ठीक है, आपका जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, इन दोनों के बीच का ना मीडियन देता है। आप इस तरीके से समझो, इस डायग्राम से समझो, आपको जो मिनिमम है और मैक्सिमम है उसका मीडियन देता है, और मीडियन में आपको ये बताता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका डेटा है, ठीक है, ये आपका डेटा है, ठीक है, ये आपका डेटा है, तो आपका डेटा कहां पे है, इधर पे है,
ज्यादा लोग इधर पे हैं या ज्यादा लोग इधर पे हैं, इस तरीके से आपको क्या देता है, एक तरह का सेगमेंट्स दे देता है कि किस तरफ हो सकता है। सेंटिमेंटल एनालिसिस पे ये अधिकतर ये जो है इस तरीके की चीजें जो है काम की जाती है, ठीक है। तो आपका मान लीजिए डेटा कभी इस तरीके का है, ये इस तरीके का आपका डेटा है, ठीक है। कभी राइट साइड में मीडियन से आउटसाइड में Q3 की तरफ है, कभी हो सकता है आपका डेटा ऐसा हो, ठीक है। ये आपका एक्सेस है, डेटा आपका मान लीजिए इसके इधर है, हो सकता है Q1 के साइड में, या हो सकता है कभी मीडियन साइड में ही है। तो इस तरीके के एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे बॉक्स प्लॉट का। यही चीज मुझे आपको बताना था। यही चीज हम लोग मैथमेटिकल टर्म में कैसे करते हैं, वही चीज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखते हैं। वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि प्लॉट बने तो आपको समझ में आए कि ये क्या चीज का प्लॉट बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, हेडिंग देते हैं बॉक्स प्लॉट का। बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन केवल और केवल आपको समझना और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बहुत कम शब्दों में 15-20 मिनट में मैं आपको ये चीजें समझा दूं। आपको कंप्लीट डिटेल 1 घंटा 1.5 घंटा देना ही पड़ता है एक दिन की क्लास में। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 30 डेज का लगभग 30-40-50 आवर्स तक भी हम लोग क्लास लेके जा सकते हैं। मेरे लिए जरूरी है कि जो भी व्यूअर है वो यहाँ पर एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ कि आपको केवल कॉन्टेंट क्रिएट करके चले जाऊं, 15 मिनट के अंदर अपने व्यूज पाके चले जाऊं। मेरे लिए जरूरी है कि जो मेरा व्यूअर है, जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, वो एकदम डेप्थ तक जाए, वो चीज को समझे। वो कितना भी ज्यादा बेसिक क्यों ना हो, एकदम बिगनर फ्रेंडली मेरी यहाँ पे सीरीज होनी चाहिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहा करो आप लोग पढ़ते पढ़ते कि आप लोग को सारी चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। कोई चीजों पे आपको कुछ कठिन लग रहा है, कोई चीज कोड रन नहीं कर रहा है, तो भी मुझे बताओ। मेरे लिए डेडिकेशन इस बात का है आप लोगों के लिए कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। मेरे लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज वही है। और फीडबैक में मुझे केवल और केवल आप लोग के साथ जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग की जो ब्लेसिंग्स है, आप लोग के जो फीडबैक्स हैं, वही मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आपको लिए कोई भी टफ चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। समझते हैं बॉक्स प्लॉट को, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी होती है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है यार। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कुछ अच्छी चीजों पाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग और लाइव पढ़ने का भी असली मजा यही है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। तो आप लोग जो है, थोड़ी क्लास लंबी होती है तो थोड़ा ब्रेक ले लेके देखा करो। हो सकता है कि आप आधा घंटा देखे हो, फिर कुछ काम आ गया तो आप वापस से आधा घंटा वहीं से स्टार्ट करो। कोशिश करो कि जो लेक्चर देख रहे हो उसको यूट्यूब में ही देखो, ठीक है, ताकि मेरे को भी यहाँ पे जो है पता चल सके। बहुत लोग जो है डाउनलोड करके देखते हैं, तो अच्छी बात है, डाउनलोड करके आपकी नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो आप वहां पे डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन मुझे फीडबैक में जरूर बताया करो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये कि ऐप में भी देख सकते हो आप लोग, हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है ना, उसमें भी देख सकते हो, क्योंकि नोट्स और आपको जो कोड जो मिलता है वो वहीं पे मिलता है, ठीक है। डेटा सेट जो है गिटहब का में मिल जाता है हमारा, ये सब चीज आपको वहां पे मिलता है। तो आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्या होता है, डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाता है ना, जिससे आप लोग एक दूसरे का डिस्कस भी कर सकते हो। तो कई सारे डाउट्स के सॉल्यूशन मैं वहां पे भी आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का भी आप लोग यूज किया करो जब मेरी ये प्लेलिस्ट पढ़ते हो तब, है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग जो है सॉरी हेडिंग मैंने दे दिया, कोड में जाते हैं, इसको यहाँ पे जो है रन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, हमारी लाइब्रेरी sns.boxplot डेटा फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे एज डाल देता हूं, रन करते हैं इसको। देखिए क्या किया है ये, मैंने जो बताया ना भी मीडियन और जो हमारा मैक्सिमम वाला जो सेक्शन है, मेरी पेन पर एक्टिवेट कर लेता हूं। जो मेरा मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो सेक्शन है ना, वहां पर एक पर्टिकुलर बीच में एक मीडियन वाला सेगमेंट सेंटिमेंटल ये मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। इसी को देखने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ना थोड़ा सा आपको चीजें दिखा भी देता हूं, एज ए नंबर एज ए न्यूमेरिक वैल्यू पे आपको चीजें दिखा देता हूं, ठीक है, कि मेरा मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, मीन एज क्या है, ठीक है। तो मैं यहां पे जाके रन करता हूं, देखता हूं 0.42, मेरा मिनिमम एज कितना है, 42 के आसपास है। परसेंटेज के वाइज देखे तो 0.42 परसेंटेज है, ठीक है, यहां पर दिखा रहा है। देखिए ये लगभग लगभग यहीं पे ही है ना, मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से देखे तो। अब मैं यहाँ पे ना मैक्सिमम करता हूं, ठीक है, तो मैक्सिमम एज भी देख लेते हैं। यहाँ पे लगभग लगभग कितना है, 80 जो है मैक्सिमम एज है, ठीक है। मैक्सिमम एज का कितना परसेंटेज है यहाँ पे, 80% के, 80 जो है 80 उम्र वाले लोग बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैक्सिमम एज के अकॉर्डिंग। एक मीन भी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक होता है स्क्यू, इसको भी यहाँ पे निकाल के रन कर लेते हैं। तो मीन एज में वो क्या दिखा रही है यहाँ पे,
सिक्स जो है जो मेरा मीडियम, माफ करिए मीडियन बोल रहा हूं मैं, एवरेज कह सकते हैं इसको, मैक्सिमम और मिनिमम का बीच वाला पॉइंट, ठीक है, मीडियन पॉइंट, मीन पॉइंट बोल सकते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इसका परसेंटेज शो हो रहा है। एक होता है स्क्यू, मतलब स्क्यू मतलब कि वो किस तरफ है, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ है ज्यादा लोग या फिर ज्यादा लोग नेगेटिव की तरफ है। तो इसको भी यहाँ पे रन करके देखते हैं हम लोग, ये भी यहाँ पे जो है 0.38 शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक कॉलम में जाते हैं, उस कॉलम को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा होता है और एक हमारा कैटेगोरिकल डेटा होता है, दोनों को हम लोग इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। सो आई होप आपने यहाँ पे इस चीज को समझ लिया होगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर कॉलम को बैट को लेके कैसे एक यूनिवर्सल यूनिवेरिएंट जो है यहाँ पर, माफ करिए यूनिवर्सल मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ तो उसको नेग्लेक्ट करिएगा, ठीक है, यूनिवेरिएंट एनालिसिस जो है ये हम लोग करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक कॉलम पे जाके, है ना। एक कॉलम क्या क्या हो सकता है, एज हो सकता है, जो भी हम लोगों ने किए, एम्बार्क्ड में हम लोगों ने देखा, पैसेंजर क्लास हम लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सरवाइव किया नहीं किया, इससे हम लोगों ने कई सारे एनालिसिस किए। ये सब चीज हम लोगों ने किस में किया, एक कॉलम में किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएंट एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हो सकता है कि एज और एम्बार्क दो कॉलम को एक साथ मिलकर करें, हो सकता है क्या करेंगे ही करेंगे, है ना। हम लोग बाइवेरिएंट एनालिसिस देखेंगे, मतलब दो कॉलम्स में देखेंगे। दो कॉलम से ज्यादा मुझे करना रहेगा, सर्वाइव को भी इसी के साथ ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मल्टीवेरिएंट एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा बाइवेरिएंट एनालिसिस हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मल्टीवेरिएंट और बाइवेरिएंट एनालिसिस को भी देखेंगे। ईडीए पे हम लोग उतना ही टाइम देंगे जितना टाइम हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि ईडीए बड़ा टॉपिक है और ईडीए पे आपको कंप्लीट टाइम देना है। तो आप जब पाइथन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप मशीन लर्निंग की सीरीज को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बिगनर है, तो आप इतना ही चीज देखते हुए जाइए जिससे कि आपके फंडामेंटल फाउंडेशन जो है क्लियर होते जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज की जो क्लास है उसमें सारी चीजें डिस्कस कर ली है। हमने ये डिस्कस किया है आज की क्लास में कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे जो है आज की जो टॉपिक है, आज का जो हमारा क्लास है, एक बार मैं यहाँ पर आपको बता दूं। हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि हम लोग डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये चीज आप लोग को यहाँ पे पता चल गई। हम लोगों ने देखा डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, मैंने आपको बताया, एक कोड लिख के ही बताया कि कैसे डुप्लीकेट और रिमूव वैल्यू को देखते हैं, और हम लोगों ने आज यूनिवेरिएट एनालिसिस को भी यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट क्लास जो हमारी डे नंबर 7 की क्लास होने वाली है, उसमें हम लोगों ने बाइवेरिएंट और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब हम लोग ना मूव करते हैं, बाइवेरिएंट और एनालिसिस और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस को डे नंबर 7 में करेंगे। अब 5-10 मिनट हम लोग ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा डेटा क्यूरियस माइंड है, इस पे जो हमारा आज का डे नंबर 6 का होने वाला है। इसका जो टॉपिक है ना, जो मुझे कमेंट बॉक्स में भी मिला और मुझे अच्छा लग रहा है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बताते भी जा रहे हो चीजों को। तो हम लोग आज ये चीज देखेंगे कि हाउ इज द डेटा साइंस यूज्ड इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। देखो, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर डेटा साइंस कि कैसे यूज्ड होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा, एशियन पेंट्स का थ्योरी देखा था पहले लास्ट क्लास में। हम लोगों ने एग्रीकल्चर वाला सेक्शन देखा था कि कैसे यूज होता है, ठीक है, वॉलमार्ट वगैरह में, एफएमजीसी सेक्टर में कैसे डेटा साइंस का यूज होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये सेगमेंट मैं क्यों ले रहा हूं, हर क्लास के लास्ट एंड में मैं क्यों ले रहा हूं ये सेगमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि आप लोग ना क्यूरियस बने डेटा साइंस को लेके, मशीन लर्निंग को लेके। बिकॉज जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी ना, तो एक आप अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर, एक डेटा साइंस इंजीनियर, एज ए डेटा एनालिस्ट जो है आप नहीं बन पाएंगे। और ये कोई भी चीज अपने मन से कोई जो चीज जो है ना सीख के नहीं आता है, इसको आपको पर्टिकुलर एक थिंक करना पड़ता है। और मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ आप लोग इस तरह जो है सोचो भी, और इस चीज के बारे में मुझे फीडबैक भी दो। आप लोग ग्रुप में हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके डिस्कस भी कर सकते हो एक दूसरे के साथ, कोई नए आइडियाज भी आप वहां पे ड्रॉप कर सकते हो। आगे आने लेक्चर में हम लोग ये चीज भी जो है पढ़ा करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक्स आप लोग के लिए यहाँ पे जो है डाल दिए हैं। इन दोनों ब्लॉक्स को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं, और आज का जो हमारा जो डेटा क्यूरियस स्टोरी जो है, इसके अंदर हम लोग जो है देखते हैं कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेटा साइंस कैसे क्या काम करता है और कैसे वहां पे जो है वो इतना ज्यादा यूजफुल होता है। और आज के डेट में आप यकीन मानिए
बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। इंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री का रेवेन्यू का और हमारे जो रिसोर्सेज है, सोशल मीडिया भी एक तरीके से हमारा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। आज की डेट में ओटीटी भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर आता है। हमारा मैच भी हम लोग देखते हैं, क्रिकेट मैच भी देखते हैं उसकी भी स्ट्रीमिंग आज की डेट में ओटीटी के अंदर ही आती है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग डेटा साइंस की हेल्प से कितना सारा काम कर सकते हैं, ये चीज में हम लोग 5-10 मिनट डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे ज्यादा टाइम न लेते हुए दोनों ब्लॉग्स को ओपन कर लेता हूं। आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो रही है मुझे बताते भी जाइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे दोनों आर्टिकल को ओपन कर, तो आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर मैं दोनों ही आर्टिकल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। एक एक करके यहाँ पे दोनों आर्टिकल जो है मेरे ओपन हो गए। तो मुझे यहाँ पर दोनों आर्टिकल ओपन करने में जब तक टाइम लग रहा है तक मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि यहाँ तक सारी चीजें आप लोग को आज मैंने जो पढ़ाया वो आप लोग को सारी चीजें क्लियर थी, आप लोगों को कोई भी यहाँ पे डाउट तो नहीं था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की जो हमारी क्लास है लगभग खत्म हो गई है, बस हम लोग 5-10 मिनट यहाँ पे टाइम देंगे। जो हमारा आज का जो केस स्टडी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोनों ही आर्टिकल यहाँ पे ओपन हो गए, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोलने का मतलब ये है कि कितना बड़ा चीज हो सकता है ये आप समझो। इंटरटेनमेंट के अंदर आपका टीवी भी आता है, टेलीविजन आता है। इंटरटेनमेंट के अंदर आपका स्पोर्ट्स आता है, स्पोर्ट्स हम लोग वर्चुअली भी देखते हैं, टीवी के अंदर, ओटीटी के अंदर, एफएम में भी सुनते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सॉन्ग्स भी स्पॉटिफाई के अंदर कई बार सुनते हैं हम लोग। जैसे भी लेक्चर भी देख रहे हैं तो वर्चुअली देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर, कई लोग यूट्यूब के अंदर भी सॉन्ग सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, मूवीज भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो मेरा जो रेंज है वो कितना बढ़ते जा रहा है। पहले इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी कम थी, उसके अलावा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, गेम भी खेलते हैं, ठीक है। हमारे एप्लीकेशंस वगैरह यूज करते हैं, गेम खेलते हैं। अब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग और क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जाके ना कई सारी चीजें इस तरीके से भी करते हैं जो हमको पता नहीं होती है। जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि फेसबुक, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहां पे जाके हम लोग जिस रील्स पे जितना ज्यादा टाइम देते हैं, और आपने भी नोटिस किया होगा, वही चीज हमारा इंटरेस्ट जो है वो वहां पे पता चलता जाता है। इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ठीक है, या गूगल में भी आप जो चीज सर्च करते हो, आपने नोटिस भी किया होगा कि आप इंस्टाग्राम के अंदर जाके जो चीज देखते हो, जो आपका चीजें होती है वही चीज आपको रिकमेंड करती है। और आपने यदि कोई चीज सर्च कर ली गूगल के अंदर जाके कि मुझे शूज चाहिए, मुझे कोई पेन चाहिए, मान लीजिए मुझे माइक चाहिए, या मुझे कोई भी XYZ मोबाइल चाहिए, ठीक है, आपने केवल इतना सर्च कर लिया, टॉप मोबाइल्स अंडर 20,000 रुपीज, ठीक है, आपने इतना गूगल के अंदर सर्च कर लिया, जाके आपने क्या किया है, अपना डेटा दे दिया है, ठीक है। वो डेटा के अकॉर्डिंग ही मुझे ऐड दिखाना स्टार्ट हो गया। इंस्टाग्राम खोलूंगा, फेसबुक खोलूंगा, वही चीज मुझे क्या करेगा, डेटा के अकॉर्डिंग ऐड दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। वही सेम काम होता है हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमको एज ए इंटरटेनर हमको लेके आती है, हम लोग को फ्री कंटेंट प्रोवाइड करती है, और हम लोग उस फ्री कंटेंट को देखते हैं तो हमारे एक जो सेंटिमेंट्स है, हमारे जो एनालिसिस है, हम लोग जो चीज एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, उन चीजों को एनालिसिस करते हुए आपको वो चीज का जो है उससे रेवेन्यू कमाने का तरीका जो है वो खोजती है। वही यहाँ पे सबसे बड़ा जो है एक एडवांटेज पॉइंट होता है, आपको फ्री कंटेंट देकर आपको प्रीमियम की तरफ जो है वहां पर आपको जो है एक उससे जो है कुछ रेवेन्यू के रिसोर्सेज निकालने होते हैं। जैसे यूट्यूब का एग्जांपल ले, हम लोग ये लेक्चर फ्री में पढ़ रहे हैं, मैं आप लोग को जो है लेक्चर कंप्लीटली फ्री में यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। यदि इस लेक्चर में कोई ऐड दिखाता है आपको डेटा साइंस का, तो ऑब्वियस सी बात है उसने कुछ ऐड के पैसे यूट्यूब को दिए होंगे। यूट्यूब वहां पे वो पैसे में लगभग 70% पैसा खुद रखेगा, 30% पैसा हमारे एनालिटिक्स चैनल को जो है, जो हमारा चैनल है जिससे ये यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, उसको क्रेडिट कर देगा। यहाँ पे यूट्यूब का भी फायदा है और उसका भी फायदा है, जो एज ए डेटा एनालिसिस मैं तो आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, आप फ्री में कंटेंट देख रहे हो, ठीक है, लेकिन वहां से पैसा यूट्यूब भी कमा रहा है और वो एजेंसी भी कमा रही है जो एड भी लगाई हुई है, और उसमें 100 रुपीज जैसे ले रहा है यूट्यूब, तो उसमें से 70% पैसा अपने पास रखे, 30% सब जो हमारा लॉन्चिंग जो पब्लिशिंग चैनल है, जिस चैनल में आप अभी देख रहे हैं हमारे चैनल में, उसको वहां पे क्रेडिट कर दे रहा है। तो यहाँ पर पढ़ने वाले का भी फायदा हो रहा है, पढ़ाने वाला है उसका भी यहाँ पे एज ए इंटरेस्ट उसको एज ए फ्री कंटेंट दे रहा है, तो वहां पे उसको भी कुछ अमाउंट जो है वहां पे क्रेडिट हो जा रहा है। और जो एजेंसी है, सबसे बड़ा फायदा वहां पे किसको हो रहा है, उस एजेंसी को
रहा है जो आपके इस फ्री कंटेंट को अपने तरफ लेके जा रही है। मान लीजिए XYZ कोई एजेंसी है, ठीक है, जो यूट्यूब के अंदर जो जिसके पास बहुत पैसे हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, हम लोग ऐड नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा बिलीव करते हैं उनके ऊपर जो जो एक्चुअल ऑर्गेनिक लोग हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट या बड़ी एजेंसी है जो डेटा साइंस के करिकुलम को आपको दिखाना चाहती है, तो वो वही चीज आपको ऐड में दिखाएगा, ठीक है। अब मीडिया इंडस्ट्री कैसे काम करती है, मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं। आपको लगता है कि हम लोग स्पोर्ट्स देख रहे हैं और स्पोर्ट्स देख रहे हैं फ्री में देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इसमें ऐड चल रहा है ना, उससे वो जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है वो बहुत पैसे बना रहा है, बहुत ज्यादा पैसे बना रहा है। स्टेडियम के अंदर जो लोग आ रहे हैं और जो लोग टिकट दे रहे हैं ना, वो तो 1 लाख 2 लाख से ज्यादा लोग नहीं होंगे वो लोग, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो करोड़ों लोग हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है ये जो डेटा का एनालिसिस है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उनको वहां पे मोनेटाइज किया जाता है कि भाई कौन से कंटेंट में, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैच है और इंडिया का कोई मैच है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कोई भी मैच है इंडिया का, उसमें किस टाइम में ज्यादा एड का प्राइस होना चाहिए, बैटिंग के टाइम में, बॉलिंग के टाइम में, ये पहले से मुझे प्रिडिक्ट करके बताना है, उसका रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें जो है ना समझनी होती है एज ए डेटा साइंस इंजीनियर। तो आप यहाँ पे क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर कैसे यहाँ पर ये चीजें हमको हेल्प करती है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट कितना बड़ा है, सबसे पहले तो ये चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, जो ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना, लगभग 4.4 CAGR, ठीक है, के थ्रू यहां पे रीच कर रही है 2020 के बाद से। देखिए ग्लोबल में हम लोग देखें तो यहां पर जहां पे 2014 में 1.7 ट्रिलियन का मार्केट था, ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट का मार्केट था। ये जो सोर्स है ना PwC का है, बहुत बड़ी एजेंसी है यहां पर डेटा को एनालिसिस करने के लिए। आज 2023 में वो 2.6 ट्रिलियन का मार्केट साइज है ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। ये तो बहुत कम होगा, इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। ये तो केवल और केवल मिनिमम की बात किया जा रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग बात किया जा रहा है। अब आप यहां पर देखिए कि जो आपका 2.6 ट्रिलियन का मार्केट है, इसका ये मतलब है कि कई सारे ऐसे कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उससे भी ज्यादा बड़ा ये ग्लोबल मार्केट है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। तो यहां पर एक छोटे छोटे चीजें जो है ना, कितना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे एज ए डेटा साइंस उस कंपनी के, जो आप कह सकते हैं उस कंपनी के हमारे जो रेवेन्यू है उस पे एज ए एक डेटा साइंस इंजीनियर कितना बड़ा यहाँ पे जो अपना योगदान दे सकता है। देखिए क्या होता है कि एक सोशल मीडिया मार्केटर को कैसे कैसे डेटा को यूज करता है, आप इसे समझिए। आज की डेट में 56% इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, डेटा को टारगेट ऑडियंस ढूंढा जाता है कि किस ऑडियंस को एड दिखाना है। पहला चीज तो ये हो गया। सेकंड, 49% यहां पे पता चल जाता है कि डेवलप कौन सा क्रिएट करना है, कंटेंट की इंटरेस्ट कहां पे है, अभी कौन सा चीज अभी हम लोग क्रिएट करें कंटेंट को अपने OTT प्लेटफॉर्म के अंदर, वो वेब सीरीज वहां पे चलेगी, ठीक है। तीसरा चीज, हम लोग यहाँ पे कोई कैंपेन का परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ना कुछ कनेक्शन निकाल सकते हैं कस्टमर के साथ कि कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, वो कौन सी चीज यहाँ पे जो है बाय कर सकता है, ठीक है। हम लोग किसी और डिपार्टमेंट को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एज ए डेटा साइंस इंजीनियर हो, तो आप बता सकते हो कि कौन सा सेल्स डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि कौन से चीज में कहाँ पे आपको ऑफर देना चाहिए, कितना कितना जो आपका सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो आपको रखना चाहिए, कौन से टाइम में आपको यहाँ पे जो है ऑफर या डिस्काउंट देना चाहिए। वैसे ही आप यहाँ पे रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स भी बना के अपने टीम या मैनेजर्स को दे सकते हो, ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने किसी चीज को बनाने में कितना पैसा लगाया, जैसे मैंने 10 रुपए लगाया किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें मुझे रिटर्न कितना मिला, 12 रुपए मिला, मतलब मेरा 2 रुपए प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। तो आरओआई आप मेजर कर सकते हो और कई सारे कॉम्पिटिटिव इनसाइट्स आप यहां से निकाल सकते हो इस डेटा साइंस की हेल्प से। किस इंडस्ट्री में, आपके इंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ोगे तो काफी सारी चीजें आपको पता चलेगी कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपके कंटेंट को इनहेंसिंग व्यूअरशिप को कैसे आप बढ़ा सकते हो, आपके न्यू मार्केट के स्कोप कैसे सर्च कर सकते हो। आप एज ए डेटा साइंस इंजीनियर कितने सारी चीजें हो सकती है। आप ये चीज बिल्कुल अभी भूल जाओ कि आप स्टूडेंट हो, आप अपने आप को पहले साइंटिस्ट समझना स्टार्ट करो, और साइंटिस्ट समझ के आप जब तक थिंक करना स्टार्ट करोगे ना, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएगी। तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं केवल आपको ईडीए पढ़ा के यहाँ पे क्लास बंद ना कर दूं, मैं आपको यहाँ पे आपको डेटा से, रियल टाइम एग्जांपल से इन चीजों को जो है यहाँ पे बता भी पाऊं, ठीक है।
आप वहां पर अपने एडवर्टाइजमेंट एफर्ट्स को बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आरओआई को आप बढ़ाओगे, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करना चाहते हो, आप अपने ऐसे डिसीजन ले सकते हो कि मैं कितना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में एफर्ट डालूंगा, ठीक है, तो मेरे को इफेक्टिव यहाँ पे रिटर्न मिल पाएगा। आप यहाँ पे ना कई सारी चीजें, जैसे बॉक्स ऑफिस के जो सक्सेस है उसको आप अभी से प्रिडिक्ट कर लेते हैं हम लोग कई बार, कि कौन से टाइम में, ईद के टाइम में, दिवाली के टाइम में कब कौन सी मूवी आएगी, और किस तरीके से यहाँ पे सर्वे के अकॉर्डिंग आपका जो है बता सकते हो कि किस टाइम में हम लोग इस मूवी को पब्लिश करें, तो आप यहाँ पे जो है आपकी ऑडियंस आएगी। कई बार हम लोग देखे हैं हमारे बॉक्स ऑफिस के अंदर कि जो ईद में या फिर हमारे दिवाली में इस तरीके के फेस्टिवल में मूवीज आती है ना, वो कम रेवेन्यू सोर्स देती है, लेकिन ऑफ सीजन में भी कई सारी ऐसी मूवीज होती है जो बहुत अच्छे 200, 500, 300 क्लब्स में चले जाती है, तो वहां पर भी आपका प्रिडिक्टिव बॉक्स ऑफिस का सक्सेस आपको यहाँ पे इस चीज के बारे में बताता है। अब आप देखिए यहाँ पर एक बहुत खास चीज है, आप लोग भी यूज करते ही होंगे, जो हमारा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और अभी जो आप पढ़ भी रहे हो वो भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, ठीक है, वहां पे कितना बड़ा सक्सेस मार्केट है, 455 बिलियन का मार्केट 2022 में था, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, और प्रोजेक्टेड है आपका ये 2023 तक का कि ये 1904, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है, 2030 तक का ये जो मार्केट है ना, 2000 लगभग 1900 बिलियन का मार्केट होगा। ये इतना बड़ा फिगर है, जितना बड़ा फिगर आपका कई सारी कंट्री की इकोनॉमी नहीं होती है, तो आप इस चीज को समझ सकते हो। डिज्नी हॉटस्टार ने लगभग सब्सक्रिप्शन कितने सेल्स किए थे, आपको देख सकते हैं आप, 2021 में 1.3 बिलियन जो आपका सब्सक्रिप्शन है उतने उन लोगों ने क्लोज किए थे, डिज्नी और नेटफ्लिक्स ने, दोनों ने मिला के, और 40% ज्यादा है ये 2020 से। और आज जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो क्या है आपका, वो रिकॉर्डिंग जो हो रही है अभी जो आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग जो मिल रही है, यदि आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में देखते हैं तो वो है 2023 दिसंबर का मंथ, मतलब अभी 2024 आने वाला है, तो ये मार्केट कितना बड़ा बनते जा रहा है। तो एज ए डेटा साइंस इंजीनियर कई सारी हायरिंग्स यहाँ पे चलते रहती है, आप देखोगे बुक माई शो में अभी हायरिंग हुई थी, हमारी अभी हमारे स्टूडेंट्स की जो भी हायरिंग हुई है वो डिज्नी हॉटस्टार में हायरिंग हुई है, क्रिकेट एनालिस्ट में हायरिंग हुई है, कई सारी जो कंपनीज है, क्रिकेट बज वगैरह कंपनीज है जो एनालिसिस पे काम करती है, आपकी न्यूज वेबसाइट जो है, जो फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट है, मनी मार्केट और मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स है, ये सारी जगह में भी हायरिंग चलते रहती है, डेटा एनालिसिस इंजीनियर की, आपकी डेटा साइंस इंजीनियर की, क्योंकि ये मार्केट के अंदर छोटे छोटे आपके ये जो टेक्निकल जो चीजें हैं, जो चीज हम लोग सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम, ये बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की पूरी क्लास को यहाँ पे डिस्कस किया। डे नंबर 6 में हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से टाइम दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है हमारी डे नंबर 7 की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बायवेरिएंट एनालिसिस और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस में काफी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास को एंड करते हैं। आप लोग जो लाइव नहीं देख पा रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और जो लोग अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं उनको मैं थैंक्स करता हूँ, और मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जो है अपने बारे में यहाँ पे बताएं कि आप लोग को कैसा लगा लेक्चर। हम लोग आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। डे नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक ईडीए का बायवेरिएंट एनालिसिस और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस। सो थैंक यू वेरी मच।